ISD वर्सेस क्रॉस चार्ज। मुझे आप सभी बताएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक हेड ऑफिस है, कहां पर, मुंबई में, तो मुंबई, आमची मुंबई, जहां पर मेरा एक हेड ऑफिस है और मेरी ब्रांचेस भी हैं। मेरी ब्रांचेस दिल्ली में भी है, मेरी ब्रांचेस चेन्नई में भी है और मेरी ब्रांचेस कोलकाता में भी है, यानी कि हर मेट्रो सिटी के अंदर मेरी ब्रांचेस हैं। तो आई हैव अ ब्रांच इन दिल्ली, आई हैव अ ब्रांच इन चेन्नई, आई हैव अ ब्रांच इन कैलकाटा, बट आई हैव अ हेड ऑफिस इन मुंबई। अब बात ऐसी है साहब कि ये कोई छोटी मोटी ब्रांचेस नहीं है, अपने आप में बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं और इन सबका टर्नओवर अच्छा खासा होता है, तो इन सबकी ऑडिट भी करवानी पड़ती है, और ये रहा मेरा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का भी अच्छा मुंबई के अंदर टर्नओवर होता है, तो उसकी भी ऑडिट होती है। अब बात यह है कि साहब हमारी पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कुछ इस तरह से है कि जो भी बिलिंग होगी और जो भी पेमेंट होगा वो हेड ऑफिस के द्वारा ही होगा। इट इज टू बी मेड बाय द हेड ऑफिस इटसेल्फ। क्या बोला मैंने? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, इज द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल द पेमेंट्स एंड ऑल द बिलिंग इज टू बी मेड इन द नेम ऑफ द हेड ऑफिस। बिलिंग करनी है हेड ऑफिस को करनी है, पेमेंट करना है हेड ऑफिस को करना है। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स। क्या है? मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स। इट्स अ सीए फर्म, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। जिसका हेड ऑफिस कहां है बोलो? जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने क्या करा साहब, हमारे हेड ऑफिस ने क्या करा, हमारे हेड ऑफिस ने मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है, उसके हेड ऑफिस को एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। और कॉन्ट्रैक्ट दिया साहब ब्रांचेस की ऑडिट का प्लस हेड ऑफिस की ऑडिट का, ब्रांचेस की ऑडिट का प्लस हेड ऑफिस की ऑडिट का। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स की भी ब्रांचेस हैं दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में। तो कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर और दिल्ली के अंदर मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स की सीए फर्म जो है, उसकी भी ब्रांचेस वहां पर इंडिविजुअली प्रेजेंट हैं इन तीनों सिटीज के अंदर। और मुंबई के अंदर तो साहब पूरा का पूरा हेड ऑफिस प्रेजेंट है। यानी बिल्कुल सेम मॉडल, जिस तरह से मेरा हेड ऑफिस मुंबई में है, मेरी ब्रांचेस दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में है, बिल्कुल उसी तरह से मनीष व्यास एंड एसोसिएट, जिसे हम प्यार से MVA भी बोल सकते हैं, इस MVA की ब्रांचेस भी दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हेड ऑफिस को कि हमें हमारी ब्रांचेस की ऑडिट करवानी है, तो मनीष व्यास एंड एसोसिएट्स ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपनी ब्रांचेस को कि भाई साहब तुम्हारे शहर के अंदर जो ये इंडिविजुअल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, किसकी? जीएसटी बाय एमएम की। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं जीएसटी बाय एमएम। जीएसटी बाय एमएम का हेड ऑफिस मुंबई में है और ब्रांचेस दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में है। तो जीएसटी बाय एमएम की जो ब्रांचेस है, कौन बोल रहा है? MVA बोल रहा है अपनी ब्रांचेस को कि तुम्हें तुम्हारे ही सिटी में लोकेटेड जीएसटी बाय एमएम की जो डिफरेंट ब्रांचेस है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के अंदर, उनकी ऑडिट परफॉर्म करनी है। क्या परफॉर्म करनी है? उनकी ऑडिट परफॉर्म करनी है। आई होप ये केस बिल्कुल सिंपल है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो ब्रांचेस ने कहा ठीक है साहब, हम तो बैठे इसलिए हैं यहां पर, हम इसकी ऑडिट परफॉर्म कर देंगे। उन्होंने मेरी ऑडिट परफॉर्म कर दी। सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स इशू हो गई और क्योंकि हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस मेरी डायरेक्टली ऑडिट परफॉर्म कर देगा मुंबई के अंदर। उन्होंने मेरे को भी अपना जो बिलिंग है वो कर दी और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी प्रोवाइड कर दी। तो हेड ऑफिस को हेड ऑफिस की रिपोर्ट दे दी और बाकी जो यूनिट्स है उनको उनकी रिपोर्ट दे दी गई, ऑडिट रिपोर्ट। बिलिंग किसको की गई? जैसा कि मैंने बोला, बिलिंग की जाती है सेंट्रलाइज्ड बिलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट। क्या बोला मैंने? द बिलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, द पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो चाहे ऑडिट दिल्ली की हुई हो, चेन्नई की हुई हो या फिर कलकत्ता की हुई हो, तीनों के ही रिस्पेक्ट में जो बिलिंग की जाएगी, हेड ऑफिस की जो ऑडिट हुई है उसके रिस्पेक्ट में भी हेड ऑफिस को ही की जाएगी। यानी कंबाइंड बिलिंग जो हो रही है, क्या बोला मैंने? कंबाइंड बिलिंग जो यहां पर हो रही है, जो बिलिंग साहब यहां पर हो रही है, कंबाइंड बिलिंग, वो हो रही है किसको? हेड ऑफिस को। तो बिलिंग इज मेड टू दी हेड ऑफिस पूरा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस हम पकड़ते हैं, 1 लाख रुपए का टोटल यहां पर बिल बनाकर दे दिया गया किसको? हेड ऑफिस को 1 लाख रुपए का बिल बनाकर यहां पर इन्होंने पकड़ा दिया। अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि इस सिचुएशन में जीएसटी कैसे काम करेगा। इस सिचुएशन में मैं जीएसटी के प्रोविजंस को देखूं तो हाउ जीएसटी प्रोविजंस आर गोना बी एप्लीकेबल। 1 लाख रुपए का डेफिनेटली अगर यहां पर वैल्यू है, उस पर अगर मैं 18% से जीएसटी चार्ज करता हूं तो 18,000 रुपीज जीएसटी बनता है। तो टोटल वैल्यू पेबल बनती है 1,18,000 रुपीज। इज देयर एनी इशू? नो, देयर इज नो इशू। द कॉन्सेप्ट इज ऑल द वे क्लियर। 18,000 रुपीज का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। कौन लेगा? आप सभी मुझे अपना दिमाग घोड़े की तरह, चीते की तरह दौड़ाइए और बताइए अपने दिमाग को, दिमाग से सोचकर कि मुझे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है तो मैं कैसे लूंगा? क्या हेड ऑफिस, मेरा पहला सवाल, क्या हेड ऑफिस क्रेडिट ले सकता है?
क्या मैं ये क्रेडिट ब्रांचेस को दिलवा सकता हूं, दिल्ली, चेन्नई या फिर कैलकाटा को? क्योंकि आप खुद सोचिए कि साहब सर्विसेज रिसीव किसने करी है, सर्विसेज रिसीव किसने करी है? सर्विसेज रिसीव करी है दिल्ली ने, चेन्नई ने और कैलकाटा ने। पेमेंट करा है हेड ऑफिस ने। हाँ, हेड ऑफिस ने भी रिसीव करी है, हेड ऑफिस की ऑडिट हुई है तो हेड ऑफिस ने भी सर्विस रिसीव करी है। मैं चाहता हूं क्रेडिट दिलवाना, किसको? ब्रांचेस या फिर हेड ऑफिस को। भैया कोई भी ले लो, ब्रांचेस क्रेडिट ले लो या हेड ऑफिस क्रेडिट ले लो, मैं क्रेडिट दिलवाना चाहता हूं। मुझे बताइए कि बिलिंग किसके नाम पर है? बिलिंग है हेड ऑफिस के नाम पर, जबकि गुड्स और सर्विसेज को RECEIVE रिसीव किसने करा है? गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करा है इन यूनिट्स ने। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2, क्या बोला? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2, जहां पर कंडीशंस बताई गई हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने से रिलेटेड। उन कंडीशंस में है कि आपके पास में टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। यानी कि अगर ब्रांचेस इस 18,000 का क्रेडिट लेने जाएंगी तो कैसे लेंगी? इनके पास में टैक्स इनवॉइस नहीं है, पहली कंडीशन ही पिट जाती है। दूसरी कंडीशन है साहब 2B में शो होना चाहिए, डबल ए, क्लॉज डबल ए। फिर आता है बी, फिर आता है सी, आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव करे हो, आप टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को हो गया हो और आपने अपना रिटर्न सेक्शन 39 के अंदर फाइल कर दिया हो। हाँ साहब, बाकी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी है? हाँ करी है। हेड ऑफिस लेने जाएगा तो बोलेगा साहब बिलिंग तो मेरे नाम पर है, आई हैव द टैक्स इनवॉइस बट आई डिड नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। हेड ऑफिस ने जो सर्विस रिसीव करी है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के रिस्पेक्ट में करी है, तो इसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में जो सर्विस इसने रिसीव करी है वही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सर्विस तो किसने रिसीव करी है? दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में रिसीव करी है। तो इस अमाउंट को आप बाइफरकेट करना पड़ेगा साहब, कितना हेड ऑफिस के लिए और कितना ब्रांचेस के लिए। हेड ऑफिस वाला तो हेड ऑफिस ले लेगा कि भाई ठीक है, इतना मेरे लिए था और इसकी बिलिंग भी मुझे ही हुई है, मतलब कि सर्विस रिसीव भी मैंने करी है, बिलिंग भी मेरे नाम पर है, तो उतने प्रोपोर्शनेट का क्रेडिट हेड ऑफिस ले सकता है। लेकिन बाकी का क्या करेंगे? क्योंकि बाकी की बिलिंग हेड ऑफिस को है, बाकी की बिलिंग हेड ऑफिस को है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज रिसीव किसने करे हैं? ब्रांचेस ने रिसीव करे हैं। जो ऑडिट की सर्विस है वो रिसीव किसने करी है? ब्रांचेस ने करी है। अब ब्रांचेस ने रिसीव तो करी है लेकिन ब्रांचेस के नाम पे बिलिंग नहीं है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए और क्लॉज बी की जो कंडीशंस हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं। एक के पास में बिलिंग है तो एक के पास में गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड है, जबकि दोनों ही होना आवश्यक है, दोनों ही वहां पर अवेलेबल है, तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। सो हियर इज द प्रॉब्लम, हियर इज द प्रॉब्लम, एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। यहां पर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम मैंने आपके सामने खड़ी करी ताकि मैं आपको सॉल्यूशन का आनंद दे सकूं, सॉल्यूशन का मजा आप लोग उठा सकें। मुझे क्रेडिट दिलवाना है, ये बात समझ में आ चुकी है। किसे दिलवाना है? ब्रांचेस को दिलवाना है, बिकॉज ब्रांचेस आर द एक्चुअल, ओरिजिनल एंड जेन्युइन रेसिपिएंट्स। जो ऑडिट हुई है ब्रांचेस की हुई है, ब्रांचेस को उसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए क्योंकि ब्रांचेस आगे सेल्स करती है, तो इनकी आउटपुट लायबिलिटी भी होती है। तो अगर इनकी आउटपुट लायबिलिटी है और इन्होंने ऑडिट की इनपुट सर्विस ली है तो उस इनपुट सर्विस के ऊपर क्रेडिट भी इन्हें मिलना चाहिए। बोलो हाँ क्या ना? हाँ जी सर। तो कैसे दिलवाए साहब? तो लॉ मेकर्स यहां पर आपके लिए लेकर आए एक सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट, और आई कैन बेटर से अ मैकेनिज्म। क्या लेकर आए? एक मैकेनिज्म, एक यंत्रणा लेकर आए, एक प्रणाली लेकर आए जिसके तहत ISD का कॉन्सेप्ट लाया गया। दिस इज अ मैकेनिज्म, ISD इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। ये एक यंत्रणा है, यंत्रणा, मैकेनिज्म। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्या बोला? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हीरो की एंट्री, एक्टर की एंट्री अब आपके सामने हो रही है। टन टना टन, हियर इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन फ्रंट ऑफ यू। इनपुट सर्विस नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोला मैंने, कैपिटल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोला मैंने बोला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि ये मैकेनिज्म, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब आपने इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। यानी कि क्रेडिट है, बिलिंग है हेड ऑफिस के पास में, बिलिंग पूरे 1 लाख की हो रखी है, लेकिन ध्यान रखना ये 1 लाख इनपुट सर्विस होनी चाहिए। अगर गुड्स है तो साहब सॉरी, गुड्स के रिस्पेक्ट में ये सेंट्रलाइज्ड बिलिंग का केस एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने सेंट्रलाइज्ड बिलिंग कर दी, क्योंकि वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने इनपुट्स ब्रांचेस को अवेलेबल करवाए हैं, अगर आपने अपनी यूनिट्स को, ब्रांचेस को इनपुट अवेलेबल करवाए हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर उसकी बिलिंग इनपुट यानी कि जो यूनिट्स हैं उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए। बिलिंग इनपुट्स के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में ब्रांच के नाम पर ही होनी चाहिए। अगर आपने हेड ऑफिस के नाम पर करवा दी तो फिर क्रेडिट देना भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? कि अगर ये ब्रांच है, सर येलो कलर है दिखाई नहीं देता, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं। अगर ये मेरी ब्रांच है और इसको मैंने इनपुट दिलवाया, बोलो क्या दिलवाया मैंने? इनपुट दिलवाया। तो इसकी भाई साहब जो बिलिंग है ना, बिलिंग, इसकी जो बिलिंग है वो बिलिंग भी इसी के नाम पे होनी चाहिए।
हेड ऑफिस के नाम पे अगर बिलिंग करवा लेते हो तो फिर क्रेडिट देना भारी पड़ेगा, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। हाँ, अगर यहां पर इनपुट सर्विस होती, अगर इनपुट सर्विस होती तो फिर आईएसडी आ जाता और कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भले ही बिलिंग हेड ऑफिस को की गई हो, पेमेंट हेड ऑफिस ने करा हो, हम उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ मैकेनिज्म बाय इट्स नेम. It is very clear that this mechanism is applicable only and only in the case of input services for distributing the credit of input services, not of the capital goods, not of the inputs. Are we clear? Yes. Can we proceed further? Yes. Basics remains same and we are clear with the basics. अब आगे चलते हैं साहब, बात करते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, आखिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है। तो देखेंगे साहब, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब समझने के लिए आप सभी जने मेरे साथ आएंगे और देखेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहां डिफाइंड है। इसे डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लॉज 61 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 61 के अंदर डिफाइन किया है। मैंने कहा था डेफिनेशंस चैप्टर पढ़ाते वक्त कि बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर आने पर ही आपको उतने अच्छे तरह से समझ आ पाएंगी, और वही काफी डेफिनेशंस ऐसी थी जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी, जैसे जॉब वर्कर की डेफिनेशन थी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डेफिनेशन थी, सप्लायर रेसिपिएंट्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस ऐसी थी जो एक्चुअल चैप्टर्स आने पर ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी, और उसी के अंदर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 61 की ये डेफिनेशन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की यहां हम देखकर चलेंगे। क्या बोला? इट इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला शब्द, इट इज द ऑफिस ऑफ द सप्लायर। यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा। Here we have to make the analysis. This is how we have to make the analysis. यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा, क्या लिखा है? सप्लायर। वो चाहता तो रजिस्टर्ड पर्सन भी लिख सकता था, लेकिन उसने उससे ऊपर उठकर सप्लायर वर्ड का यूज करा। सप्लायर ऊपर होता है, रजिस्टर्ड पर्सन नीचे होता है। सप्लायर हाईएस्ट टर्म है और सप्लायर से भी ऊपर जाना है तो पर्सन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे ऊपर पर्सन है जीएसटी के अंदर। पर्सन डिपेंड करता है कि क्या कर रहा है, अरे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन। इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एलएलपी है, आखिर क्या है उसके स्टेटस पर डिपेंड करता है। और स्टेटस चाहे जो भी हो, जब वो बेच रहा होता है, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा होता है तो हम उसे सप्लायर बोलते हैं। पेमेंट कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है तो हम उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने बोला कि इसने रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो रजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है या फिर रजिस्टर्ड है तो हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। देयर आर सो मेनी टर्म्स व्हिच आर गोना बी यूज्ड। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इज सप्लायर हियर। It is an office of the supplier of goods or services or both. It receives the tax invoices. ये tax invoices receive करता है towards the receipt of input services. बहुत बढ़िया, टैक्स इनवॉइस रिसीव करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इनपुट सर्विसेज के लिए। इट इशू अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स पेड on such services. Such document is issued to a supplier of taxable goods or services or both having the same PAN as that of the said office. As that of the said office. जो उस ऑफिस का पैन नंबर था, उसी पैन नंबर पर जो सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज इशू कर रहा है, उसे एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के तहत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस आईएसडी के द्वारा। तो आईएसडी क्या है हमने समझा। आईएसडी इज नथिंग बट अ ऑफिस ऑफ द सप्लायर which is receiving the tax invoices on which the tax has been paid in respect of the input services, for describing the credit, for distributing the credit to the supplier of goods or services or both registered on the same PAN. यानी कि technically it is nothing but the office of the supplier. हेड ऑफिस का ही एक ऑफिस है दूसरा। सर दूसरा ऑफिस है? हाँ, बोलने के लिए। प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, याद करिए सेक्शन नंबर 24। आप सिर्फ सेक्शन 24 याद कर लीजिए। सेक्शन 24 में मैंने कहा था कि जो लास्ट चैप्टर में भी शायद हमने डिस्कस करा था, मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। कुछ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हमें सेक्शन 24 में भी देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 22 ही लायबल बनता है। यानी अगर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सेक्शन 22 में आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में भी देखने मिलता है। स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ 24 में ही देखने को मिलता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 22 is for the normal registration, 24 is for both. In some cases for the normal registration, in some cases for the specific registration, special registration. जब स्पेशल रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो याद करिए, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर ही जॉब वर्कर, इंटर स्टेट सप्लाईज, ये सब देखो, टीडीएस टीसीएस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग। स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5,
उइडार, सेक्शन 14 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, इन सबके रिस्पेक्ट में स्पेशल रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका जो कौन सा है टीडीएस टीसीएस, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसी तरह से आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, भी सेक्शन 24 में बताया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो सर एक बात बताइए, अगर मेरा हेड ऑफिस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, अगर मेरा ये हेड ऑफिस जो मुंबई में है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो इसे वापस रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? तो दोस्त अब आप इस चीज को समझिए कि अगर ये पहले से रजिस्टर्ड था तो उसे मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बोला, और अब जो मैं बोल रहा हूं कि इसे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है जिसके लिए मैंडेटरी लायबल है, वो है इसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन। सो देयर इज समथिंग टू बी नोन एज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, देयर इज समथिंग टू बी नोन एज स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, है ना जी सर। तो देखो नॉर्मली मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, वो रजिस्ट्रेशन मैंने टर्नओवर के बेसिस पे लिया था सेक्शन 22 के अंदर, लेकिन अब मैं क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल करना है, एक स्पेशल मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है, इसलिए मैं स्पेशल टाइप का रजिस्ट्रेशन लूंगा सेक्शन 24 के अंदर, और वो रजिस्ट्रेशन होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा हेड ऑफिस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा हेड ऑफिस है वो दो तरीके के जीएसटी नंबर होल्ड करेगा एंड नथिंग एल्स। क्या बोला मैंने? जो मेरा हेड ऑफिस है वो दो तरीके के जीएसटी होल्ड करेगा एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है। एक जीएसटी जो होगा वो होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, और जो आपका दूसरा जीएसटी नंबर होगा वो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईएसटी। यानी ये मैं बोलूंगा कि दिस इज फॉर द नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कोई सेपरेट ऑफिस नहीं है, अलग से कोई बिल्डिंग नहीं खोलनी है, अलग से कोई ऑफिस नहीं बनाना है, अलग से कोई कैबिन या कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली एक हवाई रजिस्ट्रेशन लेना है। हवा हवाई मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली एक रजिस्ट्रेशन लेना है, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन। अकाउंटिंग वही होगी, आपकी पूरी अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी बताऊंगा, अकाउंटिंग वाला पार्ट भी डिस्कस करूंगा जो लॉ में नहीं दे रखा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं अकाउंटिंग भी डिस्कस करूंगा। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग आपकी मेन बुक्स में ही होगी, जिस तरह से आप नॉर्मल अकाउंटिंग करते हो हेड ऑफिस की टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग होगी आईएसडी के रेस्पेक्ट में। कोई अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने, कोई अलग से ऑफिस नहीं बनाना, कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाना, कोई केबिन अलग से अलॉट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्चुअली एक रजिस्ट्रेशन लेना है पोर्टल पर जाकर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी देखेंगे, प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, मैनर भी देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो पहले कि आईएसडी होता क्या है। तो आईएसडी इज नथिंग बट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला ना, इट इज ऑफिस ऑफ द सप्लायर, मतलब कि वही आईएसडी का ही ऑफिस है, आईएसडी का ही हेड ऑफिस का ही ऑफिस है। जो हेड ऑफिस है मेरा, जो नॉर्मल सप्लाईज दे रहा है, उसी का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, जिसे हमने यहां पर आईएसडी बोला। कोई दिक्कत नहीं साहब, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझो आईएसडी मामला सेट है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, कोई अलग से ऑफिस नहीं है। अच्छा एक बात और, आप इसे कहेंगे साहब ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा, है ना? आपने तो बोला था सर, सेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन बताई थी आपने हमको आईजीएसटी एक्ट पढ़ाते वक्त, आईजीएसटी एक्ट पढ़ाते वक्त सेक्शन 7 की एक्सप्लेनेशन बताई थी, और आपने बोला था कि साहब अगर दो जीएसटी हैं आपस में तो ये बन जाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, दोस्त बिल्कुल गलत। यहां पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसकी कोई एंटिटी ही नहीं है। सेपरेट पर्सन बनने के लिए, डिस्टिंक्ट पर्सन बनने के लिए अपनी एंटिटी होना जरूरी है, अपने आप में एक स्टेटस होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? आईएसडी इज नथिंग बट द हेड ऑफिस इटसेल्फ, इट इज जस्ट अ वर्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नथिंग एल्स। ये कोई इसकी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे बनेगा? तो ये अगर ये कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि दो जीएसटी नंबर हैं आपस में, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे या सेपरेट पर्सन बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो क्या समझ में आता है? इट इज जस्ट नथिंग बट अ वर्चुअल रजिस्ट्रेशन। और वही डेफिनेशन में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन हमने क्यों करवाया था, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के नाम पर हम क्या इशू करवाएंगे? इनवॉइसेस इशू करवाएंगे, यानी जो इनवॉइसेस इशू होंगी, टैक्स इनवॉइसेस, वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर इशू होंगी आईएसडी पर। किसके रेस्पेक्ट में? जो इनपुट सर्विसेज हमने लिए उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद में ये आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन से हम एक प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट को, किसको? अपनी ब्रांचेस को, क्योंकि ब्रांचेस ही वो सप्लायर हैं जो सेम पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है। तो जिन्होंने मेरे ही पैन नंबर पे फर्दर रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो मेरी ब्रांचेस हैं, और उन्हीं ब्रांचेस को अब मैं ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके चलूंगा। और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएसडी से हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं आईएसडी इनवॉइस। क्या बोलते हैं? आईएसडी इनवॉइस। इट इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस तो सप्लायर इशू करेगा आईएसडी को, लेकिन आईएसडी
क्रेडिट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इशू करेगा उसे हम बोलते हैं आईएसडी इनवॉइस। आर वी क्लियर विद दिस? यस। देखिए इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे क्लैरिटी मिल पाएगी। क्या बोला मैंने? इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बार अच्छे से इस डायग्राम को आप देखिए। हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और हमारी जो ब्रांचेस है वो है दिल्ली में, चेन्नई में और कैलकाटा में। क्या बोला मैंने? आई हैव अ हेड ऑफिस इन मुंबई बट हैव द ब्रांचेस इन दिल्ली, चेन्नई, कैलकाटा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले देखा था। अब एक सप्लायर है दिल्ली के अंदर और एक सप्लायर है गुजरात के अंदर। ये सप्लायर है, सप्लायर पी एंड सप्लायर क्यू। वापस रिपीट करता हूं, आई हैव अ हेड ऑफिस इन मुंबई, आई हैव ब्रांचेस इन दिल्ली, चेन्नई एंड कैलकाटा. There are two suppliers, supplier P and supplier Q, which is located in Delhi and Gujarat. Now, the supplier which is located in Delhi, that is supplier P, is supplying services to the Delhi unit itself. यानी P ने किसको सर्विस दी है? दिल्ली यूनिट को सर्विस दी है। उसने C और S यहां पर चार्ज किया है, क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर विद इन दिल्ली ही अगर सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाईज बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो गुजरात है, गुजरात यहां पर सर्विसेज दे रहा है चेन्नई को, गुजरात सर्विसेज दे रहा है चेन्नई को, तो डेफिनेटली वो यहां पर आईजीएसटी चार्ज करके चलेगा, बिकॉज इट इज इंटर स्टेट। एक स्टेट आपके पास गुजरात है और दूसरा स्टेट आपके पास में चेन्नई है, तो डेफिनेटली यहां पर मामला आपका बदल जाता है। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। तो द पॉइंट इज कि बिलिंग कहां होगी, तो हमने कहा कि साहब बिलिंग करवाएंगे हम हेड ऑफिस को। जैसा कि मैंने बोला कि सेंट्रलाइज्ड बिलिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो सेंट्रलाइज्ड बिलिंग हो रही है हेड ऑफिस यानी कि मुंबई को, और पेमेंट कौन कर रहा है साहब? पेमेंट भी यहां पर मुंबई कर रहा है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ये देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, लेकिन बिलिंग मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे इस बार नहीं करवाई। हियर कम्स इन द पिक्चर, इन द कॉन्सेप्ट, the input service distributor. Here comes the input service distributor. Here comes the role of input service distributor. कि अब जो मैं बिलिंग करवाने वाला हूं वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे नहीं बल्कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे। देखो एरो यहां नहीं है, एरो कहां है? एरो यहां है। तो जो एरो आ रहा है बिलिंग का, वो एरो बिलिंग का जो आ रहा है वो आईएसडी के ऊपर आ रहा है। आप अच्छे से देख सकते हैं, जो एरो हमने डायग्राम में लगाया था वो कहां लगाया था? वो एरो हमने लगाया था आईएसडी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आई होप ये एरो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर, ये एरो हमें दिखाई दे रहा है। और ये एरो कहां है? ये एरो यहां नहीं है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं है, ये आईएसडी रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। यानी कि इन सप्लायर्स को, मिस्टर पी और मिस्टर क्यू को, जो मैं जीएसटी नंबर दूंगा इनवॉइस रेज करने के लिए, बिलिंग करने के लिए, अब वो मेरा नॉर्मल वाला जीएसटी नंबर नहीं होगा, अब वो मेरा आईएसडी रजिस्ट्रेशन वाला इनवॉइस नंबर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से मामला समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे क्रेडिट इस बार डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिलिंग सेंट्रली ही कर रहा हूं, पेमेंट सेंट्रली ही कर रहा हूं, अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि जो मेरे को बिलिंग करवानी है वो आईएसडी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही मुझे वो बिलिंग करवानी है, दैट्स इट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, मामला बिल्कुल क्लियर है। पेमेंट हेड ऑफिस से ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, सिर्फ बिलिंग आईएसडी को करवा लो। करवा ली? हाँ जी सर करवा ली। अब ये आईएसडी क्या करेगा पता है आपको? अब ये आईएसडी जो है ये आगे आईएसडी इनवॉइस इशू करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्रेडिट। ये भाई साहब आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 1 के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा दिल्ली और चेन्नई यूनिट को। और मैंने पहले भी बोला था यूनिट को ही क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही सर्विस को रिसीव करा है। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ये कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा कि ये इन्होंने कैसे कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, मतलब ये प्रोसेस कैसे होगा। देखो सर, आपने बोला था कि बिलिंग होगी आईएसडी रजिस्ट्रेशन पर, तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन क्रेडिट कैसे लेगा? पहला सवाल तो ये आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो यहीं पर ही मुझे काउंटर कर देंगे, कुछ आप में से ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर सिचुएशन तो पहले वाली ही है, पहले आपने बोला था हेड ऑफिस है, पहले आपने बोला था ब्रांचेस है, सेम सिचुएशन है सर यहां पर भी। दीज आर द 3 ब्रांचेस, दिस इज द हेड ऑफिस। इस बार भी आप बिलिंग तो आईएसडी को ही करवा रहे हो, भले ही आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया हो, लेकिन बिलिंग तो आप आईएसडी को करवा रहे हो। और जो सर्विस का एक्चुअल रेसिपिएंट है वो है ब्रांचेस। और आपने ही बोला था कि क्रेडिट तभी लिया जा सकता है जब गुड्स और सर्विसेज भी आपने रिसीव करे हो और बिलिंग भी आपको हुई हो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो आप कैसे कह रहे हैं अब कि अगर आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो आईएसडी वो क्रेडिट अवेल कर सकता है? आईएसडी ने बिलिंग तो अपने नाम पे करवा ली, लेकिन आईएसडी ने गुड्स और सर्विसेज तो रिसीव करी ही नहीं। तो बात तो वही है भाई, आपने हेड ऑफिस का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ना देकर आईएसडी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया सप्लायर को बिलिंग करने के लिए, लेकिन हुई तो बिलिंग ही है ना, सर्विसेज तो अभी भी ब्रांचेस रिसीव कर रहे हैं। तो हाउ द आईएसडी विल अवेल द क्रेडिट? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्त,
ये जो प्रॉब्लम तो अभी भी प्रिवेल कर रही है, जो पहले भी प्रिवेल कर रही थी। तो आईएसडी क्रेडिट लेगा कैसे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखो बहुत माइन्यूटली अंदर जा रहा हूं, जैसे सिल्वर लाइन डिफरेंस जो मैं आपको समझाने वाला हूं। आईएसडी क्रेडिट लेगा कैसे, अवेल कैसे करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अवेल करने के लिए तो फिर से 16(2) की कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अवेल करने के लिए तो 16(2) की कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, बिना उसके अवेल नहीं कर सकते। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आईएसडी क्रेडिट अवेल करता ही नहीं है। जी हां, आईएसडी क्रेडिट कभी अवेल नहीं करता। लेकिन आप ये समझो कि जो क्रेडिट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाता है 16(1) के हिसाब से। वो मिलेगा कब? जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को आप फुलफिल करोगे। क्या बोला? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को फुलफिल करने पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो क्रेडिट है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आईएसडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्रेडिट अवेल ही नहीं करता। ना सेक्शन 16(1) लगता, ना सेक्शन 16(2) लगता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आईएसडी की कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होती ही नहीं है। आईएसडी की कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होती ही नहीं है। आईएसडी कभी क्रेडिट लेता ही नहीं है। अरे भैया वो तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जब मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मेट है, जो जीएसटीआर 6 आप फाइल करोगे, जीएसटीआर 6 जैसे हमने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 3B, आईएफएफ ये सब देखा था, उसी तरह से यहां पर जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जब आप जीएसटीआर 6 का फॉर्मेट देखोगे तो आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरह से समझ आएगी कि आईएसडी कभी क्रेडिट अवेल करता ही नहीं। भैया क्रेडिट अवेल करेगा तो 16(2) की कंडीशंस को फुलफिल करना है ना। अगर मैं क्रेडिट अवेल ही ना करूं, अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही नहीं है, अगर मैं क्रेडिट अपने पास रखता ही नहीं हूं, तो फिर काय का 16(2? मैं क्रेडिट ले नहीं रहा। आईएसडी को बिलिंग करने से हुआ ये, आईएसडी पर बिलिंग करवाने से हुआ ये कि आईएसडी के पास एक ऑथेंटिकेशन आ गया क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बस, और कुछ भी नहीं है। इसने क्रेडिट कभी अवेल ही नहीं करी, इसने क्रेडिट कभी अपने पास रखी ही नहीं। पूरे महीने में, होल मंथ, क्या बोला मैंने? होल मंथ, यानी पूरे महीने में जितनी भी क्रेडिट आती है ये उसी महीने में उस सारी क्रेडिट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये अपने पास तो रखता ही नहीं है। बिल करते जाओ, बिल करते जाओ, बिल करते जाओ, और ये उसी महीने में सारा का सारा क्रेडिट एक बार में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सिंपल। ये क्रेडिट कभी अवेल ही नहीं करता। तो आई होप अब आपका ये क्वेरी बहुत अच्छे से खत्म हो गया होगा कि सर सिचुएशन तो पहली वाली ही है कि आईएसडी को बिलिंग हो रही है और जो सर्विस रेसिपिएंट है वो ब्रांचेस हैं, तो आखिर आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट को अवेल कैसे करेगा? तो मैंने बताया आईएसडी अवेल करता ही नहीं है, आईएसडी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए यहां पर 16(2) की कंडीशंस आईएसडी को फुलफिल करना जरूरी नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट क्लेमिंग द क्रेडिट, देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन विच द क्रेडिट इज गेट क्रेडिटेड। हाँ कि ना? हाँ जी सर, मामला समझ में आ गया। आईएसडी तो सिर्फ क्या करता है, आगे उसे जीएसटीआर 6 के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आर वी क्लियर विद दिस? Yes. तो first thing is कि it is just a distributor is not availing the credit. बिलिंग इसके नाम पर होगी, तो आखिर पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट तो आपके नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट से होगा। आपने बोला सर कि इट इज नथिंग बट द हेड ऑफिस, इट इज नथिंग बट द हेड ऑफिस। हाँ जी साहब, मैं बोल रहा हूं ना। तो देखो साहब, हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। बिलिंग आईएसडी पर हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एएमसी सर्विसेज का अगर यहां पर एग्जाम्पल लें, तो मैं कहता हूं कि एएमसी सर्विस खर्चा है, इस खर्चे को डेबिट कर देगा हेड ऑफिस, क्योंकि उसकी सर्विस वो रिसीव करवा रहा है, ब्रांचेस को रिसीव करवा रहा है, दे नहीं रहा। हेड ऑफिस नहीं दे रहा, हेड ऑफिस तो दिलवा रहा है किसी और से कि भैया तू ब्रांचेस को सर्विस दे दे और बिलिंग मेरे को कर देना। पी और क्यू, पी एंड क्यू आर द सप्लायर्स। हेड ऑफिस इज नॉट द सप्लायर, हेड ऑफिस इज नॉट द सप्लायर, रिमेंबर दिस। हेड ऑफिस सिर्फ दिलवा रहा है सर्विसेज पी और क्यू के द्वारा और खुद पेमेंट कर रहा है। तो एएमसी सर्विसेज अगर दी है तो एएमसी सर्विसेज डेबिट हो जाएंगी हेड ऑफिस के पास। खर्चा है किसका? ब्रांच का, लेकिन डेबिट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आगे ना पीछे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। जो हेड ऑफिस और ब्रांचेस के अकाउंट्स, अगर आपको ध्यान हो, कंसोलिडेशन अगर आपने पढ़ा हो, तो आपस में दोनों के अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? कंसोलिडेट हो जाते हैं। तो एएमसी सर्विसेज को हेड ऑफिस क्या करेगा? डेबिट। अब क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट कैसे लेंगे? इस बार नॉर्मल क्रेडिट नहीं लेंगे, आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं डाल सकते, आपको एक अलग से क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज योर सीजीएसटी फॉर आईएसडी एंड एसजीएसटी फॉर आईएसडी। इस तरह से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और फिर आप कहेंगे टू बैंक, हाँ जी साहब पेमेंट मैं कर रहा हूं, हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपीस है तो 1 लाख रुपीस अगर इंटरेस्ट रेट है तो 9,000 एंड 9,000 इन टोटलिटी इट इज 1,18,000 का पेमेंट यहां पर हो जाएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर।
9,000 का क्रेडिट मैंने बुक कर लिया, लेकिन ध्यान रखना क्रेडिट मैंने बुक करा आईएसडी के रूप में। मेरा नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट नहीं करा मैंने मेरा नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट नहीं करा, मैंने मेरा आईएसडी सीजीएसटी और आईएसडी एसजीएसटी वाला अकाउंट डेबिट करा है। और जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी ना, तो बड़ी आराम से वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा साहब कि ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, जो भी दिल्ली ब्रांच, कैलकाटा ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, जो भी ब्रांच है साहब, उस ब्रांच को डेबिट कर दो। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आईएसडी को वापस से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। लो साहब, ये मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द गेम इज ओवर, द गेम इज ओवर। 18,000 से मैं ब्रांच को क्या खड़ा कर दूंगा, डेटर, एज ए डेटर मैं इसको खड़ा कर दूंगा, मतलब एज ए रिसीवर। हम पेबल बोलते हैं, वैसे रिसीवेबल होता है, तो ब्रांच मेरे लिए रिसीवेबल बन जाएगी। और होगा क्या पता है आपको, ब्रांच के अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी, ब्रांच के अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी, ये तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी। क्योंकि हेड ऑफिस क्या कर रहा है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन पर बिलिंग करवा रहा है, अलग से एक अकाउंट बना रहा है सीजीएसटी आईएसडी और एसजीएसटी आईएसडी, और उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मैंने बताया इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने नॉर्मल क्रेडिट अकाउंट के अंदर से नहीं डाल रहा हूं, मैं इसके लिए अलग से क्रेडिट अकाउंट बना रहा हूं आईएसडी वाला। ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच को क्रेडिट मिल रहा है तो वो क्रेडिट को डेबिट करेगा, वो कहेगा सीजीएसटी डेबिट, क्योंकि उसका तो नॉर्मल वाला है, तो वो तो नॉर्मल वाले को डेबिट करेगा 9,000 से, और वो पेबल खड़ा कर देगा हेड ऑफिस को, वो पेबल खड़ा कर देगा टू हेड ऑफिस 18,000 रुपीज, ये एंट्री करेगा ब्रांच। तो इससे होगा ये कि जिस वक्त आप कंसोलिडेट करने जाओगे, क्योंकि ब्रांचेस के अपने कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट्स होते ही नहीं है, वो तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस हम अलग से बनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ कंपनी आपको ध्यान हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरे के पूरे बिजनेस के एक साथ बनाए जाते हैं, ब्रांच के सेपरेट नहीं होते। तो हम करते क्या है, उनको कंसोलिडेट कर देते हैं। इसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, आपको क्या लगता है, एसबीआई की मोर देन 16,000 ब्रांचेस हैं, एसबीआई की 16,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इतनी सारी ब्रांचेस के अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो आप सोचो कि जब आप शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट पकड़ाओगे तो उसके अंदर इतने सारे बैलेंस शीट, इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी ना होंगे। पूरे बैंक का, एसबीआई का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और एक ही बैलेंस शीट होगी। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे सारी ब्रांचेस के अकाउंट्स को। तो होगा क्या, जब कंसोलिडेट करेंगे ना, तो ये ब्रांच अकाउंट और ये हेड ऑफिस अकाउंट आपस में कट जाएगा साहब, सेटल हो जाएगा कि हेड ऑफिस मांगता था और ब्रांच को देना था, बात खत्म। कंसोलिडेट करने पर सेटअप हो जाएगा। तो टिपिकली हुआ क्या, टिपिकली मैंने मेरा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टेक्निकली मैंने मेरा क्रेडिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप अब आपको आईएसडी का कॉन्सेप्ट टेक्निकली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईएसडी में होने क्या वाला है। आईएसडी सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म है। मैंने शुरुआत करा था कॉन्सेप्ट का, तब भी समझाया था, इट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म, जिसके तहत मैं आगे अपनी सर्विस को आगे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा क्रेडिट को। सर्विस जिसने ली है उसको आगे मैं अपना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता हूं, इसलिए सिर्फ ये मैकेनिज्म यहां पर है। और रीजन हमने समझा था कि दोनों अलग अलग थे। अगर मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से क्रेडिट ले लेता तो वो हेड ऑफिस की हो जाती, और हेड ऑफिस ले नहीं पाता क्योंकि उसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं करे। रिसीव करे हैं ब्रांचेस ने, वो तो सिर्फ पेमेंट कर रहा है, उसके नाम पे बिलिंग हो रही है। तो ब्रांचेस को दिक्कत ये है कि साहब उनके पास बिलिंग नहीं है, और हेड ऑफिस के साथ दिक्कत ये है कि उसके पास गुड्स और सर्विस नहीं है। हालांकि मैं सर्विस बोलूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गुड्स के रिस्पेक्ट में तो ले ही नहीं सकते, आईएसडी का यूज ही नहीं कर सकते। तो आईएसडी ने आकर क्या करा बीच में, आईएसडी ने आकर ये बोला कि साहब एक काम करो, आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे बिलिंग मत करवाओ, आप मेरे आईएसडी का जो रजिस्ट्रेशन है, आईएसडी का जो जीएसटी नंबर आपने सेपरेटली लिया है उस पर बिलिंग करवाओ, और इस तरह से अकाउंटिंग करके उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एज सिंपल एज दैट। यहां तक हमने समझा है। और अब मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा वाटर ब्रेक लें, ताकि आप भी पानी पी सके, मैं भी पानी पी सकूं, हम हमारे गले को थोड़ा सा आराम देंगे और सुनेंगे बात को कि इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। आगे सर, ब्रेक पूरा हो गया आप सभी का? यस, द ब्रेक इज ओवर, वी आर बैक अगेन। और कहा थे हमने देखा था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, कौन से सेक्शन में लेते हैं, और हमने देखा था
कि माइक लगा लें सर, साजी सर माइक लगा लीजिए आप। तो फटाफट से हम माइक लगा लेते हैं ताकि आवाज अच्छी हो जाए। तो क्या बोला मैंने, हमने देखा ब्रेक से पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कौन सा सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। इट इज नथिंग बट द ऑफिस ऑफ द सप्लायर। कोई डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट मतलब सेपरेटली रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, वही है, सिर्फ एक वर्चुअली सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंने लिया है। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हमने इसकी अकाउंटिंग भी समझ ली थी कि किस तरह से हम क्रेडिट को अवेल तो कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हम देखने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो साहब, ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एज आईएसडी मैंने बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसडी का अकाउंटिंग पोर्शन मैंने बता दिया है, लेकिन प्रिंसिपल्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बाकी चीजें आप रीड कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा थ्योरी आप रीड कर सकते हैं कि आईटीसी को अवेलमेंट को लेकर क्या प्रॉब्लम्स थी। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने शुरुआत करी थी। तो फटाफट से आते हैं बुक पर और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यहां पर हमें दे रखे हैं। तो ये टेबल आप बाद में देखेंगे, मेरे साथ साथ जहां जहां मैं आपको लेके जाऊंगा वहां वहां आपको चलना है। तो सबसे पहले लिखा है शेल, यानी कि साहब ऑप्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन। आईटीसी रिसीव्ड इन अ मंथ, इन अ मंथ, इन अ मंथ कहा था ना मैंने, जिस महीने में मिलेगा भाई साहब उसी महीने में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहां पर कैरी फॉरवर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती। जिस महीने में आपको इनवॉइसिंग की गई है उसी महीने में आपको अपनी यूनिट्स, अपनी ब्रांचेस को आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। टू द रेसिपिएंट्स ऑफ क्रेडिट बाय इशूइंग आईएसडी इनवॉइस, मैंने कहा ना पीछे से जो आपको लग कर आएगी उसे टैक्स इनवॉइस कहेंगे, आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इनवॉइस आप इशू करेंगे उसे आईएसडी इनवॉइस कहेंगे इन द सेम मंथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेम मंथ। और क्योंकि शेल से शुरुआत हो रही है तो आगे बोली हुई बातें सभी मैंडेटरी हो जाती हैं। शेल से शुरुआत की जा रही है, एक महीने में रिसीव होने वाली टैक्स इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में जो भी क्रेडिट है उसे रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट को आईएसडी इनवॉइस इशू कर उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बात है साहब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रिंसिपल क्या होंगे, आखिर क्या वो सिद्धांत है जिन सिद्धांतों के तहत हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करके चलना है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आईएसडी और आपकी जो ब्रांच वो एक ही स्टेट में है, क्योंकि देखो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लिया जाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मुंबई में है और मैं मुंबई में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो वो आईएसडी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लिए ही काम का है, क्योंकि मैंने वो रजिस्ट्रेशन मुंबई के हेड ऑफिस को दिखाकर लिया है, राइट। तो अगर आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मुझे सेपरेटली राजस्थान में भी लेना है तो भैया फिर आपको राजस्थान में अलग से सेक्शन 24 में एप्लीकेशन लगाकर राजस्थान का एड्रेस दिखाकर आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ रही है, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन भी स्टेट वाइज ही होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल मैंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो मुंबई में ले रखा है, राइट। मैंने कहा जी साहब, अगर जो मुंबई सिटी है, मुंबई के अंदर ही अगर, यानी महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है, मुंबई शहर है, तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंने ले रखा है, महाराष्ट्र के अंदर ही अगर मेरी ब्रांच है, मैं मुंबई में हूं, माय हेड ऑफिस इज इन मुंबई और आईएसडी भी यहां पर ही है मेरा, द मेन स्टेट इज महाराष्ट्र। मैं कहता हूं कि पुणे के अंदर, फॉर एग्जांपल पुणे के अंदर या फिर थाने के अंदर अगर मेरी कोई ब्रांच है, यानी द ब्रांच इज विद इन द सेम स्टेट। क्या बोला मैंने, द ब्रांच इज विद इन द सेम स्टेट। अगर आपकी ब्रांच सेम स्टेट के अंदर ही है, अगर आपकी ब्रांच सेम स्टेट के अंदर ही है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास अगर पीछे से सी और एस लगकर आ रहा है तो आप आगे भी उसे सी और एस के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट। क्या बोला मैंने, अगर आईएसडी और ब्रांच सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है तो जो सी और एस लगकर आ रहा है उसे आपको एज सी और एस ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हाँ क्या ना, हाँ सर आई लगकर आ रहा है, आई लगकर आ रहा है तो आप इसे एज आई ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यानी आई को आई ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, सी और एस को सिर्फ सी और एस डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर सेम स्टेट में है। और अगर मैं थोड़ा सा मामला बदल दूं, मैं कह दूं कि साहब मेरी ब्रांच तो राजस्थान में है, मेरी ब्रांच तो गुजरात में है, मेरी ब्रांच तो दिल्ली में है, तो इन दैट केस क्योंकि आप महाराष्ट्र से बाहर निकल जाते हो, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह होगा कि आपका सी और एस जो हुआ करता था, वो सी और एस जो पीछे से लगकर आया था उसे एज आई डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो आई लगकर आया था उसे तो एज आई ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड द स्टेट ऑफ आईएसडी, क्या बोला, अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड द स्टेट ऑफ आईएसडी है तो सी और एस को एज आई डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई इज ऑलवेज आई,
आई तो आई ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सी और एस एज आई डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आउटसाइड द स्टेट ऑफ आईएसडी है। लेकिन अगर इन द सेम स्टेट ऑफ आईएसडी, इन द सेम स्टेट ऑफ आईएसडी है, तो इन दैट सिचुएशन आप सिंपली सी और एस को एज सी और एस ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा कैच कह सकते हो या कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हो। कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ इतना सा है कि मैंने आपको क्या सिखाया, आई को ऑलवेज आई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बोला आईजीएसटी लगकर अगर आ रहा है तो विद इन द सेम स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो, विद इन द सेम स्टेट ऑफ आईएसडी आउटसाइड द स्टेट ऑफ आईएसडी, आई इज ऑलवेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आई। आईजीएसटी को आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा, तो सर ये कहां लिखा है फिर? रूल्स में। रूल बोलता है, रूल बोलता है कि आई को आई डिस्ट्रीब्यूट करो ऑलवेज, ऐसा रूल बोलता है, एक्ट नहीं बोलता। और एक्ट रूल से बड़ा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर द रूल्स, एक्ट की ज्यादा पावर होती है। एक्ट में लिखा है कि आप आई को एज सी और एज एस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी आईजीएसटी की क्रेडिट को एज सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ऐसा एक्ट में लिखा है। एक्ट इज ऑलवेज प्रिवेल, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी। मैंने बोला साहब कि अगर दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है, देखो इफ रेसिपिएंट एंड आईएसडी आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स, आपकी जो ब्रांच है जिसको क्रेडिट देना है और जो आईएसडी है, अगर दोनों अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, तो आपको सी को ऑलवेज आई देना है, एस को भी ऑलवेज आई देना है। फिर तो देखो सी और एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी और एस में कोई दिक्कत नहीं है, सी और एस एज सच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर सेम स्टेट है। देखो ऊपर क्या लिखा था, इज इन द सेम स्टेट, तो वहां पर तो आप एस सी को सी और एस को एस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अगर दोनों ही सेम स्टेट में है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट स्टेट में आ रहे हैं तो सी और एस हमेशा आई के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आई आई के रूप में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहां पर आई को आप एज सी और एज एस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा एक्ट बोलता है। यानी कि स्पेशल सिचुएशन कौन सी है दोस्त? स्पेशल सिचुएशन है ये वाली, दिस इज द स्पेशल सिचुएशन, दिस इज द स्पेशल सिचुएशन, ये जहां पर आप सेम स्टेट में होते हुए भी आई को एज सी और एज एस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया है ये वो स्पेशल सिचुएशन है जहां पर आई एज सी, आई एज एस डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है व्हेन यू आर इन द सेम स्टेट, द ब्रांचेस एंड द आईएसडी आर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात मैंने यहां पर आपको बता दी। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये वही बात लिखी हुई है कि एक्ट ओवर रूल करता है रूल को, ठीक है। तो एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 20 के अंदर और रूल में लिखा हुआ है रूल 39 के अंदर। क्या बोला मैंने? रूल 39 आएगा, ध्यान रखना आईएसडी का रूल 39 लगता है, तो सेक्शन 20 लगेगा, रूल 39 लगेगा। ओके, तो सेक्शन 20 में बोला हुआ है ये बात कि आप एज सी और एज एस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि रूल 39 बोलता है कि आई इज ऑलवेज आई, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो। तो वो बात हमने यहाँ पर आपको क्लेरिफाई कर दी। तो इतना सा प्रिंसिपल है जो आपको यहाँ पर फोकस में रखना है। क्या बोला? सेम स्टेट है, सी एज सी, एस एज एस, आई एज सी एस आई, सिंपल। बट अगर डिफरेंट स्टेट है तो सी इज ऑलवेज एज आई, एस इज ऑलवेज एज आई, आई इज ऑलवेज एज आई। ये थे प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात देखी वो क्या देखी? सेम मंथ का सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, उसके लिए आपको आईएसडी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैंने यहां लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ shall not exceed the amount of credit available for distribution। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने थे, क्या बोला मैंने? अगर 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो भाई साहब 200 डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो रिसिप्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। भैया अगर आपको 100 रुपए का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव हुआ है तो आगे आप 100 रुपए का ही डिस्ट्रीब्यूट करिए। यही लिखा है कि द क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा shall not exceed the amount of credit available for distribution। अगर आपके पास अवेलेबल ही 100 है तो आप 200 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर विद दिस? यस। ये क्या समझ लिया हमने दोस्त? सबसे पहला टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसके साथ में क्लियर हूं। अब मैं आगे बढ़ूंगा मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आगे किसके साथ बढ़ूंगा? मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल मैंने समझा दिया है, मैनर की बात अब मुझे करनी है। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, बिल्कुल सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, मैनर की बात कर लेते हैं साहब। तो बड़ा आसान, देखो फॉर एग्जांपल सिचुएशन नंबर फर्स्ट, मेरी एक ब्रांच है, कहां बताई थी मैंने? दिल्ली के अंदर बताई थी। दिल्ली में मेरी एक ब्रांच है, हेड ऑफिस मेरा मुंबई में है, हेड ऑफिस मेरा मुंबई में है, और मैंने सिर्फ इस ब्रांच की ऑडिट करवाई। इसके अलावा मेरी दूसरी ब्रांचेस भी हैं, मेरी एक ब्रांच कैलकाटा में है, मेरी एक ब्रांच चेन्नई में है, लेकिन ऑडिट या जो सर्विस रिसीव करी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच दिल्ली वाली ने करी है। चाहे वो एएमसी की सर्विस हो, चाहे वो ऑडिट की सर्विस हो, चाहे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस हो, इसके अलावा भी अगर कोई सर्विस है तो वो सारी की सारी किसने रिसीव करी है? दिल्ली ब्रांच ने रिसीव करी है, ना कैलकाटा ने करी है, ना चेन्नई ने करी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ना वो कैलकाटा ने करी है, ना वो चेन्नई ने करी है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले ने रिसीव करी है। बिलिंग किसको हो गई होगी दोस्त? हेड ऑफिस को। हाँ, तो इन दिस सिचुएशन जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसको होगा? फटाफट से बताओ। सर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले को।
क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक रेसिपिएंट है। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक रेसिपिएंट। तो अगर स्पेसिफिक रेसिपिएंट का केस है तो पूरा का पूरा क्रेडिट उस स्पेसिफिक रेसिपिएंट को ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कॉमन नहीं है, कॉमन बिलिंग नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज नॉट द केस ऑफ कॉमन बिलिंग, इट इज द केस ऑफ स्पेसिफिक बिलिंग। ये बिलिंग किसको लेकर हुई है? स्पेसिफिकली दिल्ली ब्रांच को लेकर ये बिल आपके पास में आया है। तो जो ब्रांच आपके पास स्पेसिफिकली आ रहा है, सॉरी, जो बिलिंग आपके पास में स्पेसिफिकली हो रही है स्पेसिफिक ब्रांच को लेकर, उसका क्रेडिट आपको स्पेसिफिकली ही आगे देना होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड सिचुएशन में सेम टू सेम फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरी अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच, और ये सब अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है ना। मैं बार बार स्टेट्स के नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो यार। ये राजस्थान में है, ये पंजाब में है, ये मेरे पास में कैलकाटा में है, ये मेरे पास में दैट इज वेस्ट बंगाल, है ना, ये वेस्ट बंगाल हो जाता है आपका, और ये मेरे पास में गुजरात में है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। महाराष्ट्र के अंदर मेरे पास में मेरा हेड ऑफिस है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात में ब्रांचेस हैं, महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है। इस बार आपके पास में जो सर्विसेज रिसीव करी हैं वो रिसीव करी हैं राजस्थान ने, पंजाब ने और वेस्ट बंगाल ने। इन तीनों की ऑडिट करवाई है और इन तीनों के रेस्पेक्ट में मुझे कंबाइंड बिलिंग हुई है। ओ माय गॉड, यस, कंबाइंड बिलिंग, जिसको मैं कॉमन बिलिंग बोलता हूं। दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्पेसिफिक बिलिंग। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, वहां पर स्पेसिफिक बिलिंग हुई थी, दिल्ली यूनिट को लेकर, दिल्ली यूनिट को लेकर स्पेसिफिक बिलिंग हुई थी। देखो, स्पेसिफिक बिलिंग हुई थी। जो बिल जिसने बनाया था उसने दिल्ली ब्रांच का नाम लिखकर स्पेसिफिक बिलिंग करी थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ब्रांच को ही सर्विस दी है, और ये बिल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रिस्पेक्ट में ही हेड ऑफिस के पास में आया है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को ही होगा। लेकिन अगर कॉमन बिलिंग हो रही है, मुझे नहीं पता कि कितनी सर्विस राजस्थान को दी, कितना चार्ज पंजाब से हुआ और कितना चार्ज कैलकाटा यानी कि वेस्ट बंगाल से हुआ। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई डोंट नो द बाइफरकेटेड अमाउंट्स। हो सकता है राजस्थान की फीस रही हो 50,000 रुपए, हो सकता है पंजाब की फीस रही हो 60,000 रुपए, हो सकता है कैलकाटा की फीस रही हो सिर्फ 20,000 रुपीज, मुझे नहीं पता। मुझे तो कंबाइंड दे दिया गया है 1,40,000। 1,40,000 कितना हो गया भाई? ये देखो, 50 50, 1 10 1 10 1 10 1 20 1 30। तो आप एक काम करो, इसको 1,30,000 कर लो। अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है तो 1,30,000 कर लो। अब ठीक है? हाँ जी सर, अब ठीक है। ठीक है, 1 10 1 10 में हम 20 जोड़ेंगे तो 1,30 यहां पर हो जाता है। तो 1,30,000 का कॉमन बिलिंग हो गया। अब हो सकता है इसके रेस्पेक्ट में 50 हो, इसके रेस्पेक्ट में 60 हो, इसके रेस्पेक्ट में 20 हो सकता है सबके रेस्पेक्ट में इक्वल हो सकता है सबके रेस्पेक्ट में आगे पीछे हो। आई डोंट नो दैट, बिकॉज मुझे जो सप्लायर है उसने अलग अलग बाइफरकेशन नहीं दे रखा। उसने मुझे कंबाइंड बिलिंग कर दी कि साहब आप तो 1,30,000 प्लस जीएसटी का पेमेंट हमें कर दीजिए 18% से। कुछ इस तरह से बिलिंग हो रही है। इन दिस सिचुएशन मुझे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं कैसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? तो बड़ा ही आसान है। यहां पर मैं प्रो राटा, क्या बोला मैंने? प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। अब प्रो राटा में बेस क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। प्रो राटा वही 11 12 के अंदर जो हम अकाउंट्स में पढ़ा करते थे, वही प्रो राटा जब हम अलॉटमेंट किया करते थे कंपनी के शेयर्स का, जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते थे, वही फॉर्मूला यहां लगेगा। लेकिन यहां पर बेस क्या होगा उस फॉर्मूले के अंदर? हम फॉर्मूला कुछ इस तरह बनाएंगे कि यहां पर कुछ आएगा, यहां पर कुछ आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर, जैसा कि मैंने बोला, इस फॉर्मूला के अंदर ये जो बेस है, ये बेस क्या होगा? ये बेस हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अभी जो बात करी वो क्या बात करी? हमने बात करी साहब कि हम प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो आईटीसी आ रहा है, जो जीएसटी आ रहा है, वो कंबाइंड आ रहा है, सेपरेट नहीं आ रहा। सिचुएशन नंबर 3, फर्स्ट सिचुएशन समझ आ रही है, सेकंड सिचुएशन समझ आ रही है, थर्ड सिचुएशन। ये मैं मैनर बता रहा हूं, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने ये देखा था कि सी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब विद इन द स्टेट हो या सेपरेट स्टेट्स में हो। सिचुएशन नंबर थर्ड, सिचुएशन नंबर थर्ड में फिर से वही चीज है। मैं हूं महाराष्ट्र में, इन द मुंबई, दिस इज द हेड ऑफिस। और इस बार जो मेरी ब्रांचेस हैं, इस बार जो मेरी ब्रांचेस हैं, वेदर दे आर इन राजस्थान और पंजाब और गुजरात और वेस्ट बंगाल, वेर एवर दे आर, सब ने सर्विसेज रिसीव करी है, सब ने सर्विसेज रिसीव करी है। दे ऑल आर रिसीविंग द सर्विसेज। इस सिचुएशन में क्या होगा फटाफट से बताएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा? नो, इन दिस सिचुएशन द गेम इज वेरी क्लियर, गोना बी वेरी क्लियर। सबके रिस्पेक्ट में प्रो राटा लेना है। ओ माय गॉड, जी हां, सबके रिस्पेक्ट में इस बार मुझे प्रो राटा लेना पड़ेगा। और प्रो राटा बेसिस पे सर कंबाइंड बिलिंग हो रही है? हाँ, बिलिंग वही कंबाइंड हो रही है। अरे बिलिंग कंबाइंड होगी तभी तो प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे स्पेसिफिक बिलिंग हो जाती है तो हम केस नंबर 1 में फॉलो करेंगे। अब जैसे ये हो सकता है कि दो के रेस्पेक्ट में मुझे कंबाइंड बिलिंग हो और इन दोनों के लिए मुझे सेपरेट बिलिंग हो। अगर ऐसा है तो इन दोनों को तो मैं सेपरेटली जितना जितना आया उतना उतना कर दूंगा और बचे हुए को मैं इन दोनों में प्रोराटा कर दूंगा। किसमें? आर में और पी में। ये केस भी बन सकता है, यानी कि इंडिविजुअल केसेस भी बन सकते हैं और कंबाइंड केसेस भी बन सकते हैं। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन द गेम इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द प्रो राटा। और प्रो राटा में जो फॉर्मूला है वो इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रो राटा का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ
टर्नओवर को बेस बनाता है। बोलो किसको बेस बनाता है? इट विल टेक एज बेसिस टर्नओवर। अरे बोल दो यार, टर्नओवर को बेस बनाता है। तो टर्नओवर इन दी स्टेट और यूटी, क्योंकि यहां पर ब्रांचेस की बात हो रही है, मैं एग्रीगेट टर्नओवर नहीं ले सकता। तो टर्नओवर इन दी स्टेट यूटी डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन दी स्टेट और यूटी। टोटल मतलब कि सारी की सारी ब्रांचेस का जिनके रेस्पेक्ट में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो टोटल टर्नओवर इन दी स्टेट स्लैश यूटी मल्टीप्लाइड बाय दी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स द सिंपल फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रो राटा बेसिस। अब पहला सवाल, सर टर्नओवर कौन से साल का लेना है? विच ईयर? पहला सवाल आप लोगों का यही होगा ना, विच ईयर, कौन से साल का लेना है? तो मैं बोलूंगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिस साल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जिस साल का जो महीना है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके पिछले साल जो भी टर्नओवर रहा था वो आप यहां पर लेकर चल सकते हैं, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ले सकते हैं। दूसरा सवाल, मालिक हमने तो शुरुआत ही नहीं करी है, पिछला साल था ही नहीं भैया, और जब पिछला साल था ही नहीं तो हम बांटेंगे कैसे? तो हमने कहा जी साहब बंटवा देते हैं, क्या दिक्कत होगी इसमें, बंटवा देते हैं। अगर पिछला साल नहीं था तो लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर फॉर विच टर्नओवर इज अवेलेबल, टर्नओवर इज अवेलेबल फॉर ऑल रेसिपिएंट्स, फॉर ऑल रेसिपिएंट, जितने भी रेसिपिएंट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर उन सबका टर्नओवर अवेलेबल है तो जिस क्वार्टर में वो अवेलेबल है उस क्वार्टर का टर्नओवर आप ले लीजिए। तो पिछला क्वार्टर तो होगा, अरे भैया पिछला क्वार्टर तो होगा, 3 महीने का क्वार्टर तो होगा जिसके अंदर जो भी रेसिपिएंट है उनके रेस्पेक्ट में टर्नओवर अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेसिपिएंट है, अब इन तीनों का टर्नओवर जिस क्वार्टर में अवेलेबल है, जो भी पिछला क्वार्टर, मैं नहीं कह रहा हूं जस्ट पिछला क्वार्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो दिसंबर से जस्ट पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये वो क्वार्टर है जो पिछला क्वार्टर है दिसंबर के लिए, दिसंबर के लिए। तो अगर इस क्वार्टर में ए बी सी तीनों यूनिट्स का टर्नओवर अवेलेबल है तो ये क्वार्टर, अदरवाइज अगर टर्नओवर एक का भी अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल सी का अवेलेबल नहीं है, देखो क्या बोला मैंने, मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने कहा कि मैं दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो मेरे लिए क्वार्टर लगेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कौन सा लगेगा? जुलाई अगस्त और सितंबर, ये क्वार्टर लगेगा। लेकिन मैंने कहा साहब मेरे पास में 3 यूनिट्स हैं, दिसंबर में जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 3 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में करना है, ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, तीनों मेरी ब्रांचेस हैं। लेकिन मजे की बात, इस क्वार्टर में सी यूनिट के रिस्पेक्ट में मेरे पास में क्या नहीं है? कोई टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, कोई टर्नओवर अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये क्वार्टर ले सकता हूं? लेकिन हाँ, अप्रैल मई जून के अंदर था मेरे पास तीनों के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में भी था, बी के रेस्पेक्ट में भी था, सी के रेस्पेक्ट, तीनों का टर्नओवर अवेलेबल था। कौन से क्वार्टर में? अप्रैल मई जून के क्वार्टर में। अरे बोल दो यार, अप्रैल मई जून के क्वार्टर में मेरे पास तीनों यूनिट्स के रेस्पेक्ट में मेरे पास में क्या अवेलेबल था? टर्नओवर अवेलेबल था। तो अब मुझे आप सभी बताएंगे कि यहां पर जो मुझे टर्नओवर लेना है वो कौन से क्वार्टर का लेना है, इस क्वार्टर का या इस क्वार्टर का? द आंसर इज इस क्वार्टर का, यानी कि द क्वार्टर इन विच द टर्नओवर ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अवेलेबल। जिन भी यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उन यूनिट्स का टर्नओवर, सारी यूनिट्स का, ए बी सी तीनों का जिस क्वार्टर में अवेलेबल है उस क्वार्टर का टर्नओवर हमको लेना है, जो भी पिछला जा रहा है, पिछला यानी कि जिस क्वार्टर में मैं खड़ा हूं उससे पिछला क्वार्टर। आर वी क्लियर विद दिस? यस। ये सिर्फ कब? जब पिछला साल हो ही ना। अगर पिछला साल है तो भैया फिर तो आपको पिछले साल का ही टर्नओवर लेकर चलना पड़ेगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आप टर्नओवर लेके चलेंगे। अब हो सकता है कोई यूनिट बाद में आई हो और पिछले साल वो हो ही ना, तो फिर क्या करें सर? फिर अगर उस यूनिट को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो अगेन हम कहेंगे कि पिछला क्वार्टर ही आपको लेना पड़ेगा। देखो पिछला साल में तब ले रहा हूं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तब ले रहा हूं जब मेरे पास जो भी यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके रेस्पेक्ट में टर्नओवर अवेलेबल है। अब मैं कह रहा हूं साहब मेरे पास पिछले साल में 2 यूनिट थी, यूनिट ए, यूनिट बी। यूनिट सी हमने इस साल ओपन करी है और इस साल ओपन करके उसके रेस्पेक्ट में इनपुट सर्विसेज का बिल आया है आईएसडी के पास। अब आईएसडी जब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पिछले साल का टर्नओवर ले रहा है तो वहां पर दिक्कत ये, पिछले साल तो सी यूनिट था ही नहीं, सिर्फ ए और बी था, सी यूनिट तो इस साल ओपन हुआ है। तो क्या करें साहब? तो सिंपल है, जिस भी क्वार्टर में सी का टर्नओवर अवेलेबल है उस क्वार्टर का ही आप टोटल टर्नओवर वहां पर उठा सकते हैं। सिंपल सा बेसिक है, कोई यहां पर ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब हाँ, और अगर टिपिकली अंदर जाए तो आप ये बोल सकते हो थर्ड के अंदर कि थर्ड केस है, फर्स्ट केस तो कौन सा था? फर्स्ट केस था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेकंड केस था लास्ट क्वार्टर। अब आप और ज्यादा डीप जाएंगे, आप कहेंगे साहब मेरा तो अगला महीना है तो पिछला महीना ले लो, और अगर पहला महीना है तो वही महीना ले लो। अगर पहला ही, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि आप पहले महीने में ही आपकी ब्रांचेस भी आ जाएंगी, पहले महीने में ही आपका हेड ऑफिस भी आ जाएगा, पहले महीने में आपका आईएसडी हो जाएगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट अगर होता है तो उसी महीने का फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज पिछला मंथ, अगर अगले महीने में खड़े हो तो पिछला महीना, और अगर एक क्वार्टर हो चुका है तो फिर तो उस क्वार्टर को आपको वैसे बेस मिल ही जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस?
यस सर। तो चलो फटाफट से आ जाओ बुक के ऊपर, और यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखी है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सेपरेटली करना है। सर सेपरेटली कैसे? सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट, सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ सी, सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ एस, सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ आई। जी हाँ, आपको करना है सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन। आर वी क्लियर विद दिस और नॉट? हमको करना है सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन। सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां पर मैं क्या करूंगा, सी के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में, और एलिजिबल और इन एलिजिबल क्रेडिट के रेस्पेक्ट में सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। सर एलिजिबल इन एलिजिबल का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जो इन एलिजिबल क्रेडिट, यानी जो 17.5 में अगर कोई क्रेडिट आ रहा है उसे हम जनरली इन एलिजिबल बोलते हैं, या फिर जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसे हम इन एलिजिबल बोलते हैं। तो वो बाइफरकेट करके हमें उसे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सामने वाली यूनिट भले ही उसे अवेल ना कर पाए, क्योंकि इन एलिजिबल क्रेडिट है तो सामने वाली यूनिट उसे अवेल नहीं कर सकती, बट फिर भी हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिमाग में ये मत रखना सिर्फ वही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो सामने वाली यूनिट उसे अवेल कर सकती है। जो अवेल नहीं कर सकती उसे, यानी आपको तो भैया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपके पास जितना भी क्रेडिट आया है उसका आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्लियर विद दिस? यस, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास इनवॉइस लगकर आई है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्रेडिट सामने वाली यूनिट ले सकती है कि नहीं ले सकती है। ले सकती है यानी एलिजिबल है, नहीं ले सकती है इनएलिजिबल है, आप तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ले पकड़ एलिजिबल, ले पकड़ तेरा इनएलिजिबल। अब वो जाने कि इनएलिजिबल वो ले सकती है कि नहीं ले सकती है। आप क्लियर? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो, यही चीज मैंने यहाँ डायग्राम में आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरह से दिखा रखी है कि अगर एट्रीब्यूटेबल था टू अ सिंगल रेसिपिएंट तो ओनली टू दैट रेसिपिएंट, अगर एट्रीब्यूटेबल था मोर देन वन रेसिपिएंट टू सच रेसिपिएंट्स, और अगर एट्रीब्यूटेबल था ऑल रेसिपिएंट टू ऑल सच रेसिपिएंट्स। प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस। सेपरेटली करना है एलिजिबल इनएलिजिबल के लिए, CSI के लिए। बेसिस ऑफ प्रोराटा जो रहेगा वो रहेगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल सच रेसिपिएंट्स ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एंड टर्नओवर इन स्टेट और यूटी ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। ये पर्टिकुलर यूनिट का मल्टीप्लाइड बाय टोटल ITC टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एज सिंपल एज दैट। एक इंपॉर्टेंट नोट और आ जाता है कि ये जो टर्नओवर है आप सभी जानते हैं इसके अंदर सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि दूसरे जो टैक्सेस हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, और जीएसटी तो वैसे भी नहीं आता। रेलेवेंट पीरियड की बात कर ले तो मैंने पहले बताया था कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स इज अवेलेबल। मैंने पहले ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का टर्नओवर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ कब? जब सारे रेसिपिएंट्स का टर्नओवर उसमें अवेलेबल हो। पता चला साहब कि आपने कोई यूनिट बाद में खोला है, मैं खड़ा हूं जनवरी में, अब पिछले साल को फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं जनवरी 2022, मैं खड़ा हूं जनवरी 2022, तो मेरा साल कौन सा चल रहा है? व्हाट इज माय फाइनेंशियल ईयर? माय फाइनेंशियल ईयर इज 21-22। तो मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर लूं तो कौन सा लगेगा? 2021। लेकिन मैंने कहा जी साहब मैंने एक यूनिट जुलाई 21 में ओपन करा है, दैट इज यूनिट सी, जो 2021 में था ही नहीं। 2021 में सिर्फ ए और बी था। तो क्या मैं इस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ले सकता हूं? द आंसर इज नो। उस सिचुएशन में फिर मुझे लास्ट क्वार्टर का लेना पड़ेगा जिसमें सी यूनिट का टर्नओवर भी अवेलेबल है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। उसके बाद बात आती है कि भले ही, मैंने बोला ना, भले ही आपका यूनिट रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जाम सप्लाईज कर रहा हो, क्या मतलब? मतलब ये कि जो मेरा यूनिट है, जो मेरी ब्रांच है, जो मेरी दिल्ली ब्रांच है, जो मेरी राजस्थान वाली ब्रांच है, जो मेरी कैलकाटा यानी वेस्ट बंगाल वाली ब्रांच है, जो भी ब्रांच हो, चाहे वो ब्रांच आपकी रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो। क्या बोला? चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो, चाहे वो ब्रांच आगे टैक्सेबल सप्लाई कर रही हो, चाहे वो ब्रांच आगे एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही हो। क्या बोला? चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रही हो चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला? जितना क्रेडिट आया है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात खत्म। आप ISD हो, आपको जितनी भी बिलिंग हुई है आप अपने पास नहीं रख सकते, आपको पूरा का पूरा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये नहीं मतलब है कि जो यूनिट है वो आगे सप्लाई कौन सी कर रही है उसे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सेक्शन 16 सेक्शन 17 खुद लगा के देख लेगी। आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स द रियल एंड द मेन फंडा, दैट्स इट। और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक कॉन्सेप्ट आता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अभी जितना समझा है उस पर एक फटाफट से प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ब्रेक अभी मैं नहीं दूंगा, वाटर ब्रेक हमने रिसेंटली किया था, एक बार ये प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लें, हालांकि उसके बाद कुछ ज्यादा बचेगा नहीं इसके अंदर मेरे हिसाब से, तो है ना। हाँ, एक स्पेशल केस आएगा वो मैं करवा दूंगा, और बस उसके बाद में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख लेंगे, वो हम ब्रेक के बाद देख लेंगे। तो पहले हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ जाए। उसके बाद हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्पेशल केस और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का केस, चार चीजें बचेगी। डेबिट नोट,
क्रेडिट नोट के केस में क्या करना है, स्पेशल केस है एक, वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 20 डिस्कस कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ, ठीक है। इससे पहले हमने जॉब वर्कर देखा था, पिछला जो चैप्टर था हमारा दैट इज सेक्शन 19, और 16 17 18 हम आईटीसी वाले चैप्टर में देख चुके थे। तो ये मेरा चल रहा है सेक्शन नंबर 20, ठीक है। ओके सर, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, मुंबई हेड ऑफिस रिसीव्स, मुंबई हेड ऑफिस ने क्या रिसीव करा है, एएमसी, जिसको हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज का हो सकता है, रिपेयरिंग का हो सकता है, सर्विस कोई दूसरी अगर आप ले रहे हो तो उसका हो सकता है। तो एएमसी का बिल आया है, और हमेशा की तरह जैसे कि मैंने कहा, पहले भी हमने देखा था पी और क्यू मेरे दो सप्लायर थे, तो पी ने और क्यू ने बिलिंग करी है। जो मेरी ब्रांचेस दिल्ली में, चेन्नई में और कैलकाटा में जो मेरी ब्रांचेस हैं उनको ये रिसीव हुआ है। डिटेल्स आर एज फॉलोज, ठीक है। इनवॉइस नंबर दे रखा है, इनवॉइस की डेट भी मुझे यहाँ पर अवेलेबल है। सप्लायर पी और क्यू, पी रजिस्टर्ड है दिल्ली में, क्यू रजिस्टर्ड है पंजाब में, दिल्ली वाले ने दिल्ली को दिया है और पंजाब वाले ने चेन्नई और कैलकाटा को दिया है। टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी भी मुझे यहाँ पर दे रखा है। टैक्सेबल वैल्यू है 1,33,333, 3,11,111, जीएसटी 24,000 और 56,000 का यहाँ पर बन रहा है। दी अबव इनवॉइसेज आर रिसीव्ड ऑन द जीएसटी ऑफ, देखो मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की, कौन सा जीएसटी पे ये इनवॉइसेज रिसीव हुई है, मुंबई एचओ आईएसडी, मुंबई एचओ आईएसडी, सिर्फ मुंबई हेड ऑफिस पे नहीं बल्कि मुंबई हेड ऑफिस आईएसडी पर ये इनवॉइसेज आपको रिसीव होती हैं। इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी एंड इट्स अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या करके चलेगा। मुझे टर्नओवर दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, मुंबई एचओ का टर्नओवर मेरे पास में है, दिल्ली का है, चेन्नई का है और कैलकाटा का, सबका अपना अपना टर्नओवर मेरे पास में अवेलेबल है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर सबसे इजी काम करूंगा मैं, प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा, क्योंकि कंबाइंड बिलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है। एक बिलिंग हो रही है मुझे सीधा सीधा किसके लिए, अरे बोलो ना यार किसके लिए, दिल्ली यूनिट। तो देखो स्पेसिफिक बिलिंग क्या सिखाया था मैंने, स्पेसिफिक बिलिंग स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइंड बिलिंग प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी सिंपल। स्पेसिफिक बिलिंग स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइंड बिलिंग प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दिल्ली यूनिट के रेस्पेक्ट में 24,000 का जीएसटी मुझे मिला है, और आप अच्छे से जानते हैं दिल्ली टू दिल्ली है, दिल्ली टू दिल्ली है, तो ये एक्चुअल में होगा 12,000 प्लस 12,000। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना, दिल्ली यूनिट को मैं आईएसडी इनवॉइस इशू करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5-5-22 को करा, 12,000 खेल खत्म, 12,000 दैट इज दैट मच क्लियर, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा स्पेसिफिकली मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करूंगा मैं किसकी, अब मैं बात करूंगा साहब चेन्नई की और कैलकाटा की। यहां मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, प्रो राटा लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से उठा लो साहब चेन्नई और कैलकाटा का टर्नओवर, 34 लाख 18 लाख टोटल हो जाता है 52 लाख, 52 लाख टोटल हो जाता है 52 लाख। फॉर्मूला लगाऊंगा 34/52 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आईटीसी कितना है, बोलो 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 56,000, 56,000 इज द कंबाइंड। तो 34/52 इंटू 56, 18/52 इंटू 56, 34 कहां से आया, ये रहा दोस्त, ये 34, ये 34, जीरो काट दिए मैंने, जीरो मैंने काट दिए। देखो 34 18 52, अब प्रोराटा करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 34/52 18/52, और फिर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा टोटल आईटी से। टोटल आईटी से कितना है 56, 56 जीरो बाद में लगा देंगे, तो ये आ जाता है आपके पास में बाइफरकेशन। और ये बाइफरकेशन यहां पर मैंने कर दिया आईजीएसटी। सर आईजीएसटी क्यों करा, क्योंकि देखो ये अलग स्टेट में है, ये अलग स्टेट में, मैं तो मुंबई में हूं वैसे भी, और मेरे को जो क्रेडिट लग कर आया वो आई का है, तो आई का क्रेडिट एज आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर आप आउटसाइड द स्टेट जा रहे हो तो। यहाँ पर क्योंकि मैं आउटसाइड द स्टेट जा रहा हूं, मुंबई चेन्नई और कैलकाटा जो है वो महाराष्ट्र के बाहर है, तो चेन्नई कैलकाटा महाराष्ट्र के बाहर है, तो नियम वही लगेगा कि आईजीएसटी को एज आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जब मैं सेम स्टेट में था तो मैंने सी और एस को एज सी और एस ही डिस्ट्रीब्यूट करा। तो हम प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहे हैं और मैनर भी फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग थे, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। मैंने प्रिंसिपल को भी फॉलो करा है, मैंने मैनर को भी फॉलो करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकाउंटिंग कैसे होगी, तो देखो साहब अकाउंटिंग में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, फटाफट से देखेंगे। एएमसी एक्सपेंस का यहां पर मामला है तो मैं पहले बुक कर लूंगा, लेकिन मैं बुक करते वक्त अलग से अकाउंट ओपन करूंगा, सीजीएसटी आईएसडी और एसजीएसटी आईएसडी, और ये बुक करने के बाद इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मेरा खर्चा था, मैंने अपना खर्चा डाल दिया, और यहां पर भी मेरा खर्चा था, मैंने अपना खर्चे के साथ आईजीएसटी आईएसडी बुक कर लिया, दोनों क्रेडिट मैंने बुक कर लिए। अब बांटने की बारी आ रही है, तो दिल्ली यूनिट को मैं डेटर बना दूंगा और उसको बांट दूंगा, और चेन्नई और कलकत्ता यूनिट को भी मैं डेटर बना के उसको भी आईजीएसटी का क्रेडिट बांट दूंगा। बुक्स ऑफ द ब्रांचेस, बुक्स ऑफ द ब्रांचेस में क्या एंट्री होगी, तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बड़ी ही सिंपल एंट्री करेगा, वो बोलेगा कि साहब मेरा क्रेडिटर है, हेड ऑफिस मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, ये देखो, और सब अपनी अपनी इंडिविजुअल क्रेडिट बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाद में क्या होगा, ये सेटअप हो जाएगा दिल्ली यूनिट से मुंबई एचओ और चेन्नई कलकत्ता से ये आपका मुंबई एचओ क्या हो गया, आपस में सेटअप हो गया जब हम कंसोलिडेट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। आर वी क्लियर विद दिस और नॉट? वी आर क्लियर विद दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 आपके होमवर्क में है। तो ये आपको होमवर्क में देखने छोटे छोटे से ऑलरेडी समझा चुका हूं,
These 3 illustrations are in your homework. आप आराम से इसे देखकर चल सकते हैं। इसी के साथ हमने ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। किसका? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट। देखो साहब, डेबिट नोट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डेबिट नोट इज नथिंग बट एन इनवॉइस। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, डेबिट नोट इज नथिंग बट एन इनवॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एक केस यहां पर बनाता हूं मैं आप सभी के लिए, और मैं कहता हूं कि इन द मंथ ऑफ जनवरी 22 जनवरी 2022, क्या बोला? 22 जनवरी 2022 को एक इनवॉइस दिया गया आईएसडी को। आईएसडी को बिलिंग हुई है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज की। 10,000 की बिलिंग हुई है और 10,000 पे जीएसटी भी बन गया होगा। फॉर एग्जांपल 18% से अगर मैं देखूं तो 1800 का यहां पर आपके पास में जीएसटी बन जाता है। अब जनवरी महीने का क्रेडिट जनवरी महीने में ही डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, तो साहब ये 1800 हमने फॉर एग्जांपल हमारी 3 यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया। ये लो साहब, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला हमने सीख ही लिया। अब हुआ ऐसा कि साहब 28 फरवरी 2022 को इस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में, ये इनवॉइस कौन सा था? फॉर एग्जांपल ये था इनवॉइस नंबर, मुझे रिसीव हुआ है तो मैं डाल देता हूं 22/2022। ठीक है, एक सेकेंड, 22/2022 ये इनवॉइस नंबर था। इस इनवॉइस नंबर के रेस्पेक्ट में 28 फरवरी 22 को एक डेबिट नोट इशू होता है। उनको लगा होगा, याद है ना डेबिट नोट हमने पढ़ा था, भूल तो सकते ही नहीं है, इनवॉइस चैप्टर के बाद में। तो डेबिट नोट के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हमने कम वैल्यू कर दी, या कुछ मामला और फर्दर परचेज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। उस सिचुएशन के अंदर यहां पर एक डेबिट नोट इशू हो जाता है 28 फरवरी 2022 को उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में। यानी कि टिपिकली हम कर क्या रहे हैं? टिपिकली हम इस इनवॉइस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इस इनवॉइस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक इनवॉइस के रेस्पेक्ट में डेबिट नोट फर्दर इशू होता है और वो बोलता है साहब कि यहां पर 5,000 रुपए की और हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा जी साहब ठीक है, इस पे भी आप जीएसटी लगाएंगे। हमने कहा 18% का साहब जीएसटी यहां पर भी लग जाता है डेबिट नोट के ऊपर। आपको अच्छे से पता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों पे जीएसटी लगता है। बहुत डिटेल डिस्कशन करके आए थे जब डेबिट नोट क्रेडिट नोट का चैप्टर हमने पढ़ा था। तो यहां पर 900 रुपीज का जीएसटी और बन जाता है। अब इसका क्या करें? इस 900 का क्या करें? तो बड़ा आसान है भाई। आप कौन से महीने में खड़े हो? यू आर इन द टैक्स पीरियड ऑफ फेब्रुवरी। जनवरी का क्रेडिट जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से ये आपके लिए फेब्रुवरी का क्रेडिट है। डोंट ट्रीट इट एज जनवरी वाली इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, डोंट ट्रीट इट लाइक दिस। ऐसे ट्रीट ही मत करो इसको। आप तो ट्रीट करो कि डेबिट नोट इज नथिंग बट अ सेपरेट इनवॉइस। डेबिट नोट इज नथिंग बट अ सेपरेट इनवॉइस। आपको इसे एज अ सेपरेट इनवॉइस ट्रीट करवाना है। और क्योंकि ये सेपरेट इनवॉइस फरवरी में आया है, तो बस फरवरी की क्रेडिट के साथ ही इसका क्रेडिट जो 900 रुपीज का है, उसे भी आप उन्हीं तीनों ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एकमात्र कंफ्यूजन जो यहां पर आएगा, एकमात्र सवाल जो यहां पर आएगा वो ये आएगा कि सर इस 900 के रेस्पेक्ट में रेशियो क्या लेना है? इस 900 के रेस्पेक्ट में रेशियो क्या लेना है? तो भैया जी वही रेशियो लेना है जो बाकी सबके रेस्पेक्ट में लेना है। भैया आप फरवरी में खड़े हो, आर यू क्लियर? यस। अब फरवरी में अगर मैं खड़ा हूं तो मैंने जनवरी में जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो मैंने क्रेडिट क्या लिया होगा? सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि हमारी तीनों की तीनों यूनिट्स पहले से थी, एबीसी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये तीनों की तीनों यूनिट्स में। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा केस को, सिंपल रखते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स करके समझ लेंगे। ठीक है, पहले सिंपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा जी साहब मेरी तीनों यूनिट्स, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2021 में एग्जिस्ट करती थी। यानी तीनों का टर्नओवर मेरे पास में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी मैं टर्नओवर वाला उठा रहा हूं। मैंने जनवरी में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो भी मैंने वही टर्नओवर लिया होगा। मजे की बात, फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो भी कौन सा टर्नओवर लूंगा? सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लूंगा, 2021 का टर्नओवर लूंगा। सर यही करना है क्या? हाँ यही करना है, बस दैट्स सिंपल। इस डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में, इस डेबिट नोट, यहां लिखा ही नहीं सर आपने, लो मैं लिख देता हूं। इस डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में आपको बिल्कुल सिमिलरली जो अच्छा अगर ये डेबिट नोट नहीं होता, 2 मिनट के लिए मैं ये मानता हूं, अगर ये डेबिट नोट नहीं होता मालिक, तो आप क्या करते? जो भी इनवॉइसेस आपको फरवरी के मंथ में रिसीव होती उन्हें 2021 के टर्नओवर में बांट देते। बस तो ये समझ लो ना कि एक इनवॉइस और आ गई। व्हाई आर यू ट्रीटिंग इट एज अ डेबिट नोट? एज आई सेड दिस इज डेबिट नोट, इज नथिंग बट एन इनवॉइस। इसको आप एज इनवॉइस ही ट्रीट करो। इसका ये लिंक काट दो, आप ये लिंक काट दो। आप ये सोचिए मत कि किसी पिछली इनवॉइस के रेस्पेक्ट में मुझे कोई डेबिट नोट रिसीव हुआ है। नहीं साहब, वो इनवॉइस अलग थी, ये तो मुझे एक नई इनवॉइस इशू हुई है और इसे एज सच मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मल प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल करने हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है डेबिट नोट को लेकर। यानी डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में जो टर्न ओवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है वो नॉर्मल टर्न ओवर लेना है जो हम एज अदरवाइज भी लेते।
अब आते हैं बात क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में। यहां पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। यहां हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की। अरे बोलो साहब, किसकी? क्रेडिट नोट। अब आप समझ तो चुके ही हो कि जिस तरह से डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट था उसी तरह से क्रेडिट नोट का भी कॉन्सेप्ट है। 25 जनवरी 2022 को भैया जी इनवॉइस आया है, वही सेम टू सेम 10,000 के रेस्पेक्ट में आया है। 18% से बिलिंग हुई है और 1800 का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 1800 का क्रेडिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया है। अब बात को ध्यान से सुनना। 15 फरवरी को 2022 एक क्रेडिट नोट इशू होता है इस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में जो जनवरी में आया था। इस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में जो जनवरी में आया था, क्या इशू हो जाता है? एक क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। ब्रेक मिलेगा साहब, ब्रेक का मैसेज मत डालिए आप। ब्रेक ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद दे दूंगा। उसके बाद मैंने बोला था स्पेशल केस एक बचता है, वो मैं ब्रेक की बात करा दूंगा, ठीक है? तो अभी शांति साहब मेरी बात को पहले सुनिए। इस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में एक क्रेडिट नोट मुझे यहां पर रिसीव होता है 15 फरवरी को, ठीक है? जनवरी 25 जनवरी वाले इनवॉइस के रेस्पेक्ट में ये बोलता है साहब 5000 का क्रेडिट नोट ये है, गलती से हमने वैल्यू ज्यादा दिखा दी थी, हम वैल्यू कम कर रहे हैं, या कोई फर्दर डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में भी क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। तो डिस्काउंट की कंडीशंस लेकिन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेक्शन 15 सबसेक्शन नंबर 3 क्लॉज बी की कंडीशन अगर यहां सेटिस्फाई हो रही है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम पढ़कर आए थे, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, ये क्रेडिट नोट का डिस्काउंट मिल जाएगा। द पॉइंट इज कि इस क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में जो 900 रुपीज का जीएसटी बनेगा उसे हमें अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। और दिस इज नॉट अ डेबिट नोट, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, you are reducing the credit which is earlier distributed. Are you getting my point or not? क्या बोला? जो पहले बांट दिया था उसे छीन रहे हैं, जो पहले बांट दिया था उसे अब छीन रहे हैं, दोबारा वापस ले रहे हैं। तो इसलिए यहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है कि भैया जितना 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 बांटा था उतना ही छीनना, ज्यादा मत छीन लेना। अरे भैया गलत बट गया था, मैं कहता हूं चाहे गलत बट गया हो चाहे सही बट गया हो, जब वापस लेने की बात आएगी तो भैया वापस उतना ही लेना है जितना तुमने बांटा था, ज्यादा मत ले लेना। तो यहां पर तुम खुद समझ गए होंगे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो, कि यहां पर रेशियो हम नॉर्मल वाला नहीं रख सकते। क्रेडिट नोट को स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां तो बड़ा नहीं है, तो जैसे नॉर्मल बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा दो। तो मैंने बोला डेबिट नोट को आप एज इनवॉइस ट्रीट करो। डेबिट नोट का मैंने लिंक काट दिया था इनवॉइस के साथ में, लेकिन यहां पर मैं लिंक काट नहीं सकता, यहां पर लिंक मुझे जोड़ना पड़ेगा, यहां पर लिंक मुझे जोड़ना पड़ेगा, यहां पर मैं लिंक नहीं काट सकता। इस इनवॉइस का जो क्रेडिट आपने डिस्ट्रीब्यूट जिस रेशियो में करा था, इन द सेम रेशियो आपको यहां पर आपका क्रेडिट कम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर फरवरी का क्रेडिट टोटल बन रहा था बांटने के लिए 10,000 एंड 10,000 और रेशियो मुझे नहीं पता 900 बांटना है ना, तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूं कि 300 300 600 700 800 900, तो 300 300 300 बांट देते हैं, 300 इक्वल इक्वल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने उस वक्त इक्वली बांटा था, अब इक्वली कैसे बांटेंगे साहब? ये रहा कैलकुलेटर हमारे पास में, हम 1800 को इक्वली बांटते हैं 600 600 600। क्या बोला मैंने? 600 600। अरे भैया कहां चला गया? आजा भाई आजा। 600 600 600, ठीक है? 600 600 600। तो मेरा ओरिजिनल रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 1:1:1। आर क्लियर? यस, इक्वल। तो यहां पर भी मुझे जो अभी मेरे पास में अवेलेबल क्रेडिट है बांटने के लिए वो कितना है? 10,000 10,000 10,000। तो इस 10,000 10,000 10,000 को आप 300 300 और 300 से कम कर दो, क्योंकि यही तो यूनिट आगे जाएगा ना। तो बस 10,000 को अगर मैं 300 से कम कर देता हूं तो 9,700 मेरे पास में आता है। तो 9700 9700 और 9700 अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था। यानी जो ओरिजिनल रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था इनवॉइस का, उसी रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या कर देना है? अपने क्रेडिट नोट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और क्योंकि हमेशा आपके पास बांटने वाला क्रेडिट होगा तो आप उसमें से ही कम कर दो, और जो बच गया उसको आगे फिर आप अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहां पर अब जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना 9700 को, इसको तो मैं उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जो नॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं फरवरी के रेस्पेक्ट में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाला लेकर, 2021 वाला लेकर। तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट देना है वो उसी रेशियो में देना है जिस रेशियो में आपने उसके रेस्पेक्ट में जो इनवॉइस था, वो जो रेशियो था उसी रेस्पेक्ट में यहां पर आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। दैट्स इट। अब मजे की बात जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बच्चा बोलेगा सर अगर बांटने के लिए क्रेडिट हो ही ना, तो आपने तो कहा कि यहां पर 10,000 10,000 और 10,000 का क्रेडिट अवेलेबल है, 10,000 10,000 और 10,000 का क्रेडिट अवेलेबल है। मैं कहता हूं कि साहब यहां पर तो जीरो था, कोई क्रेडिट अवेलेबल था ही नहीं, और फिर आप 300 अगर लेस करोगे, आप 300 अगर लेस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा।
तो फाइनल आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, -300 -300 -300। तो इस बार तो 300 डायरेक्टली छीनना है, तो आप आईएसडी इनवॉइस नहीं बल्कि आईएसडी डेबिट नोट नहीं, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करोगे। मैंने आपको क्या सिखाया था कि क्रेडिट बांटने के लिए आईएसडी इनवॉइस इशू किया जाता है। इस बार आप आईएसडी इनवॉइस नहीं बल्कि आप आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करोगे अपनी तीनों ब्रांचेस को, क्योंकि इस बार आपको उनका क्रेडिट छीनना है, बांटने के लिए तो है ही नहीं, पूरा का पूरा ही छीनना है, 300 तीनों से छीनना है। तो आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेंगे आप तीनों ब्रांचेस को, और इस बार ये -300 उनकी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ओ माय गॉड, यस, ये उनकी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। दिस इज नीड टू बी एडेड इन देयर आउटपुट लायबिलिटी। ये 300 उनको अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईएसडी की तरफ से आदेश आया है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि 300 क्रेडिट, 300 का क्रेडिट हमने तुम्हें ज्यादा दे दिया था पिछले महीने में, जनवरी के महीने में हमने तुम्हें 300 का क्रेडिट ज्यादा दे दिया था, इसलिए अब हम तुमसे वो क्रेडिट वापस छीन रहे हैं। और छीनने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि इसे हम तुम्हारी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करा देंगे, क्योंकि इस महीने में, फरवरी के महीने में हमारे पास में तुम्हें देने के लिए कोई फर्दर क्रेडिट नहीं है, सिर्फ ये एक क्रेडिट नोट ही है। और सिर्फ इस क्रेडिट नोट के कारण, क्योंकि टोटल ही -300 आ रहा है और कुछ बांटने के लिए है, बांटने के लिए होता तो उसमें से इस रेशो में कम कर देते। देखो यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अगर मेरे पास में 100 रुपए ऑलरेडी है आपको देने के लिए और उसमें से आप मुझे कम करने को बोल रहे हो, तो मैं उसी रेशो में कम करूंगा जिस रेशो में मैंने ओरिजिनली आपको दिए थे। फॉर एग्जाम्पल 20-20-20 तो बचे 80, तो अब 80 बांट दूंगा, लेकिन मैंने कहा साहब बांटने के लिए है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, उल्टे जो पिछला बांट दिया था ना उसमें से इस बार आपको वापस 20 रुपए देने हैं आपको मुझे, यानी मेरे को छीनने हैं। तो छीनने का सिंपल सा तरीका ये है कि मैं आपको एक क्रेडिट नोट पकड़ा दूंगा और उस क्रेडिट नोट से आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिए, दैट्स इट। और यही सेम टू सेम फंडा अप्लाई हो जाएगा, पता है किस पे? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेम टू सेम फंडा मैं यहां पर आपको अप्लाई करवा दूंगा। देखो ये लिखा है क्या मैंने, पढ़ो सब साथ में। In the case of credit note, क्या लिखा है? In the case of credit note, ITC available for distribution, ITC available for distribution to be reduced in the proportion distribution of original invoice. ITC available for distribution to be reduced in the proportion of distribution of original invoice. कैसे? अगर ITC available ज्यादा है तो उसमें से कम कर दो, adjusted from the available ITC। जैसे 10,000 वाला केस था तो हमने उसमें से माइनस कर दिया, लेकिन अगर आईटीसी अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस तो उस रिस्पेक्ट में फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और वो आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा रेसिपिएंट की। दैट्स द वेरी फंडामेंटल थिंग। और जो रिटर्न आप फाइल करते हो वो जीएसटीआर 6 में फाइल करके आपको चलना होता है। किसको? आईएसडी को, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जीएसटीआर 6 नाम के रिटर्न के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। और सेम टू सेम फंडा मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सब मेरे साथ यहां आ जाओ इस पर, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा? चलो ठीक है यार, अब तुम ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक ले लेते हैं। इट्स ऑल अराउंड 1 hour 30 minutes, 1 hour 26 minutes, समथिंग अराउंड दैट। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का केस रहेगा, एक स्पेशल का केस रहेगा, और फिर हम क्रॉस चार्ज देखेंगे कि क्रॉस चार्ज का क्या मतलब होता है। टिल देन हैव अ टी ब्रेक। हाँ जी साहब, ब्रेक पूरा हो गया आप सभी का? हाँ सर, ब्रेक पूरा हो गया। फटाफट से आएंगे, एक जो पॉइंट हमारा बच रहा था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसके ऊपर। दिस इज योर सेक्शन नंबर 21। तो सेक्शन नंबर 21 बताता है कि इन अ केस अगर आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो किस तरह से आप उसे रिकवर करेंगे। तो सेक्शन की अगर आप हेडिंग देखते हैं तो वो है मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, यानी देना था 40 दे दिया 60, तो किस तरह से रिकवरी की जाएगी जो एक्सेस 20 है उसकी। तो फटाफट से एक एग्जांपल ड्राफ्ट करते हैं और इसके थ्रू समझने की फटाफट से कोशिश करते हैं। तो देखो साहब, बात ऐसी है कि हमारे पास में एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और 3 ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल हमारी दिल्ली ब्रांच, हमारी चेन्नई ब्रांच और हमारी कैलकाटा ब्रांच। अब बात ऐसी है साहब कि यहां बना आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का क्रेडिट, आपने दे दिया इधर 30, इधर दे दिया आपने 30 और इधर दे दिया आपने 40। दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूटेड द क्रेडिट ऑफ रुपीज 100। करना क्या था, एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ये तो वो है जो मैंने कर दिया, ये तो जो है मैंने कर दिया, मतलब ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट जो मैंने कर दिया, ठीक है। बट एक्चुअल जो था, एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20, 40 और 40, 20, 40 और 40, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैलकाटा ब्रांच के केस में डिस्ट्रीब्यूट होना भी 40 चाहिए था और डिस्ट्रीब्यूट हुआ भी 40 है, होना भी 40 चाहिए था और डिस्ट्रीब्यूट हुआ भी 40 है। तो यहां तो साहब कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं।
लेकिन यहां प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहां 30 डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया है जबकि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 20, और यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30 जबकि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 40। तो यहां दोनों जगह पर 10 रुपीज के क्रेडिट का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एक जगह मुझे देना है, एक जगह से मुझे लेना है। तो लेना किससे है, लेना है दिल्ली यूनिट से, और देना किसको है, देना है चेन्नई यूनिट को। बोलो, देना है चेन्नई यूनिट को, लेना है मुझे दिल्ली यूनिट से। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा हम वही अप्लाई कर देंगे यहां पर भी, कि हम क्या करेंगे, देखो हम यहां पर इशू कर देंगे इनवॉइस, यहां पर हम एक नया इनवॉइस इशू कर देंगे, आईएसडी इनवॉइस, और यहां पर हम इशू कर देंगे आईएसडी का क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आईएसडी का क्रेडिट नोट, बिकॉज आई नो कि मैंने कितना एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली उतना मैं आपसे वापस ले लूंगा। तो यहां पर 10 रुपीज के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा, और यहां पर 10 रुपीज के रेस्पेक्ट में आपका आईएसडी इनवॉइस इशू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। लेकिन एक चीज जो एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर 10 रुपीज इसने एक महीने के लिए एक्स्ट्रा रख लिया, क्योंकि हर महीने का हर महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हमने यही समझा था। तो नेक्स्ट मंथ जब आपको गलती पता चली होगी, आपने ये अमेंडमेंट किया होगा, आपने एक नया क्रेडिट नोट, एक नया आईएसडी इनवॉइस इशू किया होगा, तो क्योंकि एक महीना बीत चुका है, दिल्ली यूनिट को एक्स्ट्रा 10 क्रेडिट रखे हुए, एक महीना बीत गया ना, एक्स्ट्रा 10 का क्रेडिट दिल्ली यूनिट ने एक महीना एक्स्ट्रा अपने पास रख लिया, तो इसलिए उसने इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सिर्फ वापस देना नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट के साथ देना है। तो देखो साहब, आपसे छीन लिया जाएगा 10 का क्रेडिट, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ऑटोमेटिकली 10 का क्रेडिट कम हो जाएगा, प्लस आपको अपना 3B फाइल करते वक्त अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आपको इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा, जितने भी एक्सेस पीरियड के लिए आपने इसे क्रेडिट को अपने पास में रख लिया था। कहां फाइल करेंगे साहब, 3B के अंदर हम फाइल करेंगे हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट। इतनी सी बात थी जो हम एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में रिकवरी की बात करके चलते हैं, सेक्शन नंबर किससे, 21 से। तो फटाफट से देखेंगे एक बार बुक से, डायग्राम आप सभी के लिए तैयार है, शानदार। इन केस ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और रिडक्शन ड्यू टू एनी रीजन, रॉन्ग रेसिपिएंट और करेक्ट रेसिपिएंट, जिसको मिलना चाहिए था और जिसको मिल गया, तो मिल गया इज द रॉन्ग रेसिपिएंट, मिलना चाहिए था इज द करेक्ट रेसिपिएंट। करेक्ट रेसिपिएंट को इशू हो जाएगा आईएसडी इनवॉइस, और इसका इंक्रीज हो जाएगा आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो में, जैसे कि मैंने देखो डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो का तो बात वही होगी ना, कि जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में वापस ले लेंगे। तो क्योंकि मैंने जिस भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उससे 10 किसी को एक्स्ट्रा मिला और 10 किसी को कम मिला है, तो वही रेशियो सेम टू सेम होगा, तो वापस से 10 आ जाएगा और 10 चला जाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखी भी है कि इंक्रीज आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां क्या लिखा है देखेंगे साहब, रॉन्ग रेसिपिएंट के केस में, रॉन्ग रेसिपिएंट के केस में आईएसडी क्रेडिट नोट में इशू करूंगा, एंड रिड्यूस्ड आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन दी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी ओरिजिनल रेशियो में मैं अपना क्रेडिट यहां पर कम कर लूंगा। देखो ये मैंने कहा कब, जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस महीने में जीरो है, जिस महीने में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जीरो, मतलब कि आईएसडी के पास भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। अब अगेन रिपीटिंग, आईएसडी के पास में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मार्च के मंथ में हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था, मार्च के मंथ में। तो मार्च के मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मुझे पता चला साहब मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मार्च के मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पता चला गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अप्रैल के मंथ में। किसके मंथ में, अप्रैल के मंथ में। और अप्रैल के मंथ में मेरे पास में इंडिविजुअली आईएसडी के पास में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, तो उस केस में ये सिचुएशन बनेगी, उस केस में ये सिचुएशन बनेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा खेल है, अगर ऑलरेडी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, तो जितना भी दिल्ली यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है उसमें से हम 10 कम कर देंगे। बात तो वही है भैया, आपकी इनकम हो या आपका खर्चा कम हो जाए, बात तो वही है ना। मैं कहता हूं कि साहब अगर अप्रैल के मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट होता, जैसे कि ये अप्रैल का मंथ है, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कब करा मैंने, मार्च के महीने में मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करा। अब अप्रैल के मंथ में मैं उसे करेक्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करेक्ट करूंगा, ये आईएसडी और ये इसकी 3 यूनिट्स, दिल्ली यूनिट, चेन्नई यूनिट एंड कैलकाटा यूनिट, ठीक है। मेरे पास में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने आप में अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मुझे 900 डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यहां मुझे 500 डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहां मुझे 600 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब गड़बड़ कहां थी, हमने ऊपर देखा गड़बड़ थी यहां पे, यहां हमने 10 ज्यादा कर दिया था, तो 10 वापस लेना था। तो क्योंकि मैं इस महीने ऑलरेडी, देखो अप्रैल के मंथ में मैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 900, और मुझे क्योंकि 10 वापस लेना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 900 में से ही 10 को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 890 ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचेगा। मैंने बोला ना, कान ऐसा पकड़ो चाहे कान घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो सिंपली वही फंडा यहां पर लगा रहे हैं कि अगर 900, अच्छा 900 होता ही नहीं,
तो फिर 10 माइनस करवाना पड़ता, तो फिर पूरा के पूरे 10 के लिए क्रेडिट नोट देना पड़ता, क्योंकि 900 है तो 900 में से कम कर दिया। अब यहाँ 500 है तो 500 में 10 बढ़ा दो, इसको देना था तो यहाँ बढ़ा दो, तो अब इसको 510 दे दो। बात एक ही, यही चीज हमने ब्रेक से पहले भी डिस्कस करी थी। आई होप अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा। अच्छा, जो पॉइंट इंटरेस्ट का था वो भी मैंने बता दिया। ये देखो साहब, क्रेडिट नोट शुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट नोट के अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि भाई साहब आपको अपने 3B से इतना इंटरेस्ट का पेमेंट करके चलना पड़ेगा। दैट्स द सिंपल फंडा। इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द रॉन्ग यूनिट इन इट्स GSTR 3B। दिस द सिंपल लॉजिक आई बिलीव, और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट केस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ ISD। सर जब से शुरू हुआ है अब एक ही बात बोले जा रहे हो, स्पेशल केस स्पेशल केस स्पेशल केस। ISD का एक स्पेशल केस करना है, ISD का एक स्पेशल केस करना है। आखिर ये ISD का स्पेशल केस है क्या चीज? बात को ध्यान से सुनना। हमने ISD को समझा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या जरूरत थी, क्यों आया, फिर हमने क्रॉस चार्ज के साथ में डिफरेंशिएट करा। GST के अंदर क्रॉस चार्ज का मतलब क्या है और ISD क्रॉस चार्ज से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। अब ये सिचुएशन हमेशा GST में आती है और ISD में भी, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। ये चीज अगले चैप्टर में जब हम TDS पढ़ेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर भी ये सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये सिचुएशन कॉमन सिचुएशन है, इसलिए हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जहां पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बात होगी, ये चैप्टर, ये सिचुएशन, ये केस आएगा ही आएगा, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल केस। तो देखो साहब, हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि राजस्थान में हेड ऑफिस है, राजस्थान में हेड ऑफिस है किसी का भी। अब हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे ज्यादा कंफ्यूज होगा। आप GST by MM समझ लो कि GST by MM का हेड ऑफिस है राजस्थान में, ठीक है। और दिल्ली में यूनिट है, दिल्ली में यूनिट है। कैलकाटा की एक कंपनी है, कोलकाता, कोलकाता नहीं कैलकाटा। तो कैलकाटा की एक कंपनी है और उस कंपनी का ऑफिस वहां पर है, ब्रांच वहां पर है, कुछ भी है वहां पर ऑफिस है, ठीक है। यहां पर हेड ऑफिस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो कैलकाटा में एक कंपनी है और उस कंपनी का हेड ऑफिस है कैलकाटा के अंदर, ठीक है। कैलकाटा के इस हेड ऑफिस ने जो राजस्थान का हेड ऑफिस है उसे बोला कि हमारी GST ऑडिट कर दीजिए, हमारी GST कंप्लायंस ऑडिट। कौन सी ऑडिट? GST कंप्लायंस ऑडिट कर दीजिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कैलकाटा के अंदर एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस वहां पर है, राजस्थान में एक GST by MM है जिसका हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच है दिल्ली के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हुआ ऐसा कि जब दिल्ली यूनिट वहां पर ऑडिट करने गई, मतलब कि ये ऑर्डर किसने दे दिया? ये ऑर्डर दे दिया दिल्ली यूनिट ने, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायरेक्टली हेड ऑफिस ही वहां पर ऑडिट करने चला गया। चलो सिचुएशन को थोड़ा सिंपल बना देता हूं, सिचुएशन को थोड़ा और सिंपल बना देता हूं आपके लिए, फिर उसको थोड़ा एडवांस्ड बनाएंगे। तो पहले सिंपल बनाते हैं फिर एडवांस्ड बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सिचुएशन के अंदर मैंने बोला कि एक हेड ऑफिस है राजस्थान के अंदर, दूसरा हेड ऑफिस है कैलकाटा के अंदर। कैलकाटा वाली कंपनी ने राजस्थान वाले हेड ऑफिस को एक GST कंप्लायंस ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया और राजस्थान से मेरी टीम कहां जाती है? कैलकाटा जाती है ऑडिट करने, GST ऑडिट परफॉर्म करने के लिए मेरी टीम राजस्थान से जा रही है कैलकाटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्योंकि हम वहां जा रहे हैं, वहां ऑडिट करेंगे, इट इज अ 7 days स्टे, 7 दिन लगेंगे साहब। 7 दिन का स्टे आपको कैलकाटा में करना पड़ेगा, यानी जो मेरी टीम राजस्थान से कैलकाटा गई है उसे वहां पर 7 दिन रुकना पड़ेगा इस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, एक दिन में नहीं होगी। 7 डे स्टे कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैंने वहां पर होटल अकोमोडेशन तो लिया ही होगा। होटल अकोमोडेशन की सर्विस याद करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई जब हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3, होटल अकोमोडेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C। तो हमने देखा साहब होटल अकोमोडेशन की सर्विस तो यहां पर लेनी ही पड़ेगी। ये सर्विस किसने ली है? मेरी टीम जो वहां ऑडिट करने गई है GST by MM राजस्थान हेड ऑफिस को बिलिंग होगी। बिलिंग किसको होगी? वापस रिपीट कर रहा हूं, बिलिंग होगी यहां पर राजस्थान हेड ऑफिस को, क्योंकि मेरी टीम वहां पर होटल में रहेगी तो होटल का बिल बनेगा। जो बिल बनेगा उस बिल पे वो क्या लगाएगा? अब आप सभी मुझे बताएंगे कि उस बिल पर कौन सा टैक्स लेवी होगा। उस बिल पर लेवी होगा C और S, CGST और SGST लेवी होगा। अब जो CGST और SGST लेवी होगा सर, क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3 और क्लॉज A ऑफ IGST एक्ट के हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी होटल अकोमोडेशन की, वो वेस्ट बंगाल ही निकलेगी। जो स्टेट आएगा वो वेस्ट बंगाल ही आएगा। और क्योंकि 285 सेक्शन 2 क्लॉज 85 के हिसाब से
जो आपका सप्लायर है उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कैलकाटा में ही है। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट। I'm again repeating, location of the supplier of service and the place of supply is in the same state. That's why यहां पर CGST and वेस्ट बंगाल SGST लेवी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये लेवी होगा और ये बिलिंग हो जाएगी किसको? C+WB, वेस्ट बंगाल SGST की बिलिंग हो जाती है राजस्थान के हेड ऑफिस को। मेरा पहला सवाल आप सभी से, क्या राजस्थान का हेड ऑफिस, क्या राजस्थान का हेड ऑफिस इस क्रेडिट को अवेल कर सकता है? देखो मैंने अभी तक ISD की बात ही नहीं करी है, मैंने नहीं बोला कि यहां पर कुछ भी ISD है, मैंने बोला कि राजस्थान में हेड ऑफिस है। मैंने ये नहीं बोला ये हेड ऑफिस एज ISD रजिस्टर्ड है, मैंने नहीं बोला कि इसने एज ISD रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में हेड ऑफिस है और उसने सर्विसेज प्रोवाइड करी है वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कैलकाटा वहां पर जो सिटी है उसके अंदर एक कंपनी को GST कंप्लायंस ऑडिट की सर्विस। और क्योंकि वहां पर हमने होटल अकोमोडेशन रखा तो होटल वाले ने जो टैक्स लगा के दिया वो लगा के दिया C+WBS, वेस्ट बंगाल SGST, और उसका जो क्रेडिट है वो मेरा राजस्थान वाला हेड ऑफिस ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये मुझे यहां पर एनालाइज करना है। आप सभी का जवाब होगा नहीं ले सकता। अगर आप लोग समझदार हैं और आपने बात पकड़ ली तो, नहीं पकड़ी तो मैं समझाता हूं। देखो साहब, मैं कहां रजिस्टर्ड हूं, देखो सिंपल शब्दों में समझाऊं? हाँ जी सर, पहले आप एक काम करिए, सिंपल शब्दों में समझाइए और उसके बाद आप टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज में हमें समझाना। ये जो टैक्स का पेमेंट आपने करा, भाई आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया किसको? होटल वाले को। भाई उसने 1000 रुपए पे 18 रुपए टैक्स लगाकर आपको 118 का बिल बना दिया। 100 रुपए पर 118 रुपए, 100 रुपए पर 18 रुपए टैक्स लगाकर 9+9 रुपए CGST और 9 रुपए वेस्ट बंगाल SGST टैक्स लगाकर आपको पकड़ा दिया और आपने 118 का पेमेंट कर दिया। मुझे बताओ ये 9 रुपए, 9+9 बोल रहे हैं ना अपन, 9 रुपए किसको जाएंगे? सर ये तो CGST था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और सर ये जो 9 रुपए है ये है SGST, कौन सा SGST? वेस्ट बंगाल SGST, तो ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को जाएगा, यानी ममता बनर्जी को जाएगा। ठीक है, हाँ जी साहब। ये होटल वाला क्या करेगा? जो 18 रुपए होटल वाले ने आपसे लिए हैं वो ये करेगा कि साहब वो 9 रुपए वेस्ट बंगाल SGST यानी ममता बनर्जी को दे देगा। उसने ममता दीदी को ये पैसा दे दिया, ममता दीदी को ये पैसा चला गया। अब राजस्थान वाला कहां रजिस्टर्ड है? मेरा जो हेड ऑफिस है राजस्थान में वो कहां रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है राजस्थान में। बिल्कुल सही है। अब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा और बोलेगा कि मुझे इस 9 का और इस 9 का क्रेडिट दो। सही बात है, उसने टैक्स का पेमेंट करा है तो उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो मांगेगा अपना 3B फाइल करके। अच्छा, इसका 3B कहां जाएगा? इसका 3B जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के पास, अशोक गहलोत। अब बात ही हो रही है साहब, अशोक गहलोत ये सोचेगा, अशोक गहलोत ये सोचेगा कि यार ये जो 9 रुपए मेरे से मांग रहा है, ये जो 9 रुपए का क्रेडिट मेरे से मांग रहा है, ये 9 रुपीस का, ऐसा तो पैसा हमारे पास में कोई आया ही नहीं, इस तरह का रुपया तो किसी ने हमें दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो ममता बनर्जी को चला गया। अब जो पैसा ममता बनर्जी के पास गया है उसका क्रेडिट अशोक गहलोत तुम्हें क्यों देगा? ये ले मैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। मैंने कहीं लॉ की बात नहीं करी, मैंने कोई लॉ की परिभाषा नहीं बताई, कोई सेक्शन नहीं बताया, कोई रूल नहीं बताया। मैंने बिल्कुल लॉ मैन लैंग्वेज में एकदम आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया, आम आदमी की भाषा में, कि भाई साहब 9 रुपए का पैसा जो एक्चुअल में गया है ममता दीदी के पास, अशोक गहलोत उसका क्रेडिट आपको क्यों देगा? नहीं देगा। वो कहेगा, वो भाई साहब इधर आ, इधर आ भाई, इधर आ, तेरा कोई 9 रुपया हमारे पास नहीं आया, तो किसको देकर आया उससे मांग, हमारे को नहीं दिया तूने 9 रुपया जो तू इसका क्रेडिट मांग रहा है। भैया टैक्स पेड का ही तो क्रेडिट मिलता है ना। आपने जो टैक्स पे करा वो एक्चुअल में आपकी गवर्नमेंट को नहीं मिला, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से वो आपकी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर डेस्टिनेशन क्योंकि 12 सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से IGST एक्ट के वेस्ट बंगाल निकल गया। अब समझे टेक्निकली क्या होता है डेस्टिनेशन स्टेट, हमने पढ़ा है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, यहां पर डेस्टिनेशन गवर्नमेंट राजस्थान नहीं बन पाई, वेस्ट बंगाल बन गई, जबकि बंदा रजिस्टर्ड है राजस्थान में। तो यहां पर क्या हुआ कि रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई में डिफरेंशिएशन हो गया, रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग हो गई। रेसिपिएंट राजस्थान में आ गया और प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल में आ गई, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्पेशल केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये स्पेशल केस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और याद करो शायद मैंने इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में आपको डिस्कस भी करवाया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में ऑलरेडी इसे हम एट लार्ज इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ ITC, जहां पर रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में आ जाते हैं तो वहां पर क्रेडिट नहीं मिल पाता। अब मैं इसका आपको टेक्निकल रीजन बताता हूं। ये तो हमने साहब ऊपर ऊपर से बात कर ली कि साहब ममता दीदी अशोक गहलोत, साहब ये नहीं होता, कानून में ऐसे नहीं होता है। वहां पर ये नहीं आएगा कि साहब एक जना दूसरे जने को पैसा क्यों देगा, मोदी जी जो है वो अशोक गहलोत को, या अशोक गहलोत मोदी जी को, या फिर ममता दीदी मोदी जी को। ये मामला लॉ में नहीं होता। लॉ में क्या होता है? लॉ में ये होता है परिभाषाएं होती है, डेफिनेशंस होती हैं। आपने बोला CGST और SGST, ठीक है साहब, थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं।
क्रेडिट लेने के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बोर मत होना, समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा। क्रेडिट लेने के लिए कौन सा सेक्शन है, सब जने फटाफट से बताएंगे। क्रेडिट लेने के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 फटाफट से मेरे साथ रीड करेंगे साहब। सर सेक्शन 16 आप हमें रीड करवा रहे हैं, आपके पास में सेक्शन 16 है क्या? क्यों नहीं है साहब? सेक्शन 16 हमारे पास में बिल्कुल है। ये देखो साहब, ये रहा, हम हमेशा हमारी बुक ओपन रखते हैं, तो अगर हमारी बुक ओपन है तो हम सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको ले जाएंगे और आपको रीड करवाएंगे। देखो दोस्त, ये रहा सेक्शन नंबर 16, ये रहा सेक्शन 16, दिखा? आज सर दिखा। सेक्शन 16 का सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, सभी जने रीड करेंगे। अब मैं कानून की भाषा से आपको समझा रहा हूं कि क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा, वेस्ट बंगाल वाला लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। अब कानून की भाषा पे आ जाओ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम। क्या लिखा है? इधर आओ, क्या लिखा है? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जिसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हो। क्या बोलते हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हो, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉ में डिफाइंड है? क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉ में डिफाइंड है? द आंसर इज यस। ABCDEFGHI इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल साहब लॉ में डिफाइंड है। ये रहा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लॉ में डिफाइंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉ में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 63। क्या बोला? मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ये लिखा था ना वहां पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में। भाई जो राजस्थान वाला हेड ऑफिस है, जब वो क्रेडिट लेने जाएगा तो कौन सा सेक्शन उसे क्रेडिट दिलवाएगा? सेक्शन 16 उसे क्रेडिट दिलवाएगा। सेक्शन 16 ने क्या बोला? क्रेडिट किसका होता है? इनपुट टैक्स का। सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 1 जिससे मैं मेरी क्रेडिट लेने जा रहा था, जो मुझे क्रेडिट देने का वादा करता है, क्रेडिट दिलवाता है कानून के अंदर, वो है 16(1). क्या बोलता है? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो मैंने कहा जी साहब ठीक है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट कहां है? 263 में डिफाइंड है। उसने बोला क्रेडिट ऑफ इनपुट 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 टैक्स, तो मैंने कहा जी साहब इनपुट टैक्स डिफाइंड है क्या? हाँ जी साहब, इनपुट टैक्स जस्ट उसके पहले सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है। इनपुट टैक्स का क्या मतलब है? रजिस्टर्ड पर्सन के रिलेशन में मींस द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स। क्या बोला? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में लिखी हुई थी, है ना? चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम, वही लिखा है यहां पर भी। तो देखो मजा कैसे आएगा। हमने 16(1) से जंप मारा किस पर? इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन से जंप मारा इनपुट टैक्स की डेफिनेशन पर, और अब इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में मुझे शब्द दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। ये जो टैक्स होते हैं, इन्हीं टैक्स का जो क्रेडिट दिया जाता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। और इनपुट टैक्स का मतलब जो सप्लाई मुझे हुई है और उस पे जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स लगा है वो इनपुट टैक्स है। तो हमने कहा ठीक है साहब, फिर सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है? क्या सेंट्रल टैक्स डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है, आ जाइए आप। सेंट्रल टैक्स भी डिफाइंड है। ABC अल्फाबेटिकली चलेंगे, कंसीडरेशन के आसपास हमें सेंट्रल टैक्स की डेफिनेशन भी डेफिनेटली मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ये देखो साहब, ये रहा आपके पास में सेंट्रल टैक्स। कहां है? CEN, ABCDE, सेंट्रल टैक्स। वो आ गया, ये रहा साहब सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का क्या मतलब है? मींस द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 9। यानी इस एक्ट में, जो एक्ट आप पढ़ रहे हो CGST एक्ट के सेक्शन 9 में लगने वाला जो टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स कहलाएगा। हमने कहा जी साहब ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेट टैक्स की। किसकी? स्टेट टैक्स, क्योंकि अगला नाम क्या था? स्टेट टैक्स। तो चले साहब, हाँ जी सर चलिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, एस अल्फाबेट पर हमारे पास स्टेट टैक्स आएगा। तो क्या मुझे MNOPQRST, थोड़ा सा आगे निकल गए हम, ये रहा साहब स्टेट टैक्स। ओहो, ये रहा 2104, सेक्शन 2 क्लॉज 104। क्या बोला? मींस द टैक्स लेविड अंडर एनी, देखो शब्दों में ध्यान देना, एनी स्टेट गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट। स्टेट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो हर एनी का मतलब क्या है? हर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में लेवी किया जाता है। यानी इस डेफिनेशन ने आपको कहां रेफर कर दिया? आप जाके स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज करो, चेक करो जाकर। क्या चेक करो? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जाकर आप चेक करो। हर SGST एक्ट में लेवी होने वाला टैक्स स्टेट टैक्स कहलाएगा। और पता है मजे की बात, मैं आपको यहां कोई पर्टिकुलर स्टेट का SGST एक्ट खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का SGST एक्ट खोल के देखो और वहां पर देखो स्टेट टैक्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है। उस एक्ट के अंदर स्टेट टैक्स की डेफिनेशन बिल्कुल वही दे रखी है जो हमारे पास सेंट्रल टैक्स की डेफिनेशन दे रखी है।
जिस तरह हमारा सीजीएसटी एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, उसमें सेंट्रल टैक्स की डेफिनेशन क्या थी? वो टैक्स जो सेक्शन 9 में चार्ज किया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन आपको मिलेगी स्टेट टैक्स की जब आप उस पर्टिकुलर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट को खोल के देखोगे। मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि 31 स्टेट्स हैं और 31 एसजीएसटी एक्ट हैं। हर स्टेट का अपना एसजीएसटी एक्ट है, हर स्टेट का अपना एसजीएसटी एक्ट है। तो कोई से भी स्टेट का आप एसजीएसटी एक्ट खोल के देखोगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो इस एक्ट के चार्जिंग सेक्शन में लेवी किया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि राजस्थान का एसजीएसटी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का एसजीएसटी है, वो वेस्ट बंगाल का एसजीएसटी नहीं है। तो उसी तरह से आप सोचो कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एसजीएसटी लेवी करा वो कौन से एक्ट में लेवी हुआ होगा? वो लेवी हुआ होगा वेस्ट बंगाल एसजीएसटी के अंदर, वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के अंदर लेवी हुआ होगा। और मेरा हेड ऑफिस कहां रजिस्टर्ड है? राजस्थान में। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेट का क्रेडिट अवेल कर सकता हूं? अब बोलो 16(1) इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का मतलब था सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी मुझे सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, मुझे एसजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन कौन से एसजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? जिस स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूं, क्योंकि वहां जो टैक्स लेवी होगा उसी का क्रेडिट मुझे मिलेगा। जबकि मेरे स्टेट में राजस्थान एसजीएसटी लगता है, राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट लगता है, तो उसके सेक्शन 9 में चार्ज होने वाला टैक्स का क्रेडिट 16(1) के हिसाब से मैं ले सकता हूं। यानी राजस्थान स्टेट के लिए बाकी सारे स्टेट पराये स्टेट हो गए। वहां क्या नहीं लिखा? वहां यह नहीं लिखा कि हर स्टेट का टैक्स हर स्टेट को मिल जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। वहां लिखा है उस स्टेट का जो स्टेट टैक्स है वो टैक्स है जो उस स्टेट के एक्ट में चार्ज किया जा रहा है। यानी हर स्टेट के लिए अपना एसजीएसटी है, किसी और का एसजीएसटी आपका एसजीएसटी नहीं हो सकता, बस ये समझ लो। लेकिन हाँ, सीजीएसटी में ऐसा नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे लग रहा है, तो सब पर बराबर लेवी हो रहा है। मेरे स्टेट पर, क्योंकि मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं, तो मुझ पर राजस्थान एसजीएसटी लगेगा। आई होप अब आपको टेक्निकल टर्म्स के अंदर भी समझ में आ गया होगा कि क्यों वेस्ट बंगाल का क्रेडिट, क्यों वेस्ट बंगाल का एसजीएसटी राजस्थान वाला नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए वो स्टेट टैक्स ही नहीं है। हम क्रेडिट किसका लेते हैं? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। अभी देखा इनपुट टैक्स का मतलब तो यही है। मेरे लिए सेंट्रल टैक्स है, लेकिन मेरे लिए स्टेट टैक्स नहीं है, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे स्टेट टैक्स बोल रहा हूं ना, स्टेट टैक्स, ये राजस्थान वाले के लिए स्टेट टैक्स क्या है? जो उसके एक्ट में लेवी हो रहा है वो उसके लिए स्टेट टैक्स है। वेस्ट बंगाल में लेवी होने वाला स्टेट टैक्स राजस्थान वाले के लिए स्टेट टैक्स नहीं कहलाएगा। इनपुट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो पाएगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की नहीं हो पाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की नहीं हो पाएगी तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की नहीं हो पाएगी, और इसलिए आप क्रेडिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के हिसाब से नहीं ले पाओगे। दिस इज द ओनली लॉजिक। तो मुझे बताओ कि जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे भैया? आ जाइए आईएसडी चैप्टर पर, फाइनली आईएसडी चैप्टर पर आ जाइए। आईएसडी का जो स्पेशल केस था वो यही था, अब आपको समझ में आ गया होगा। आईएसडी का स्पेशल केस यही था कि अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कोई ऐसी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रही है सी और एस की, जिसमें एस वो वाला एस नहीं है जिस स्टेट में आईएसडी रजिस्टर्ड है। यानी इसी केस को अब मैं, जो एक्चुअल में हम एडवांस वाला केस बना रहे थे, जो मैंने हटाया और फिर आपको पहले सिंपल समझाया, अब उसी के अंदर अगर मैं ये बोल दूं कि मेरी दिल्ली यूनिट ने ये सर्विस दी होती, अगर यहां पर अगर मैं अपनी दिल्ली यूनिट को बीच में डाल देता, मैंने कहा जी साहब ये सर्विस डायरेक्टली नहीं दी है, किसने? हेड ऑफिस ने डायरेक्टली नहीं दी है, ये दी है मेरी दिल्ली यूनिट ने। दिल्ली यूनिट ने यहां पर ऑडिट कर दी कलकत्ता वाली कंपनी की, कैलकाटा वाली कंपनी की ऑडिट दिल्ली यूनिट ने कर दी। बिलिंग कहां हुई होगी? हेड ऑफिस पर। पेमेंट हेड ऑफिस ने करा, तो इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए था? दिल्ली यूनिट को मिलना चाहिए। क्या ये क्रेडिट मैं दिल्ली यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? अरे डिस्ट्रीब्यूट तो बाद में करोगे, तुम इसे अवेल ही नहीं कर सकते, मतलब कि ये तुम्हें इनएलिजिबल शो करेगा। 6A जीएसटीआर 6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 6A के अंदर ऑटो पॉपुलेट होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2B में होता है। 2A देखा था, वैसे यहां पर 6A होता है। तो आईएसडी कौन कौन सी क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो यहां से जीएसटीआर 1 से आएगी। कलकत्ता वाला अपना जीएसटीआर 1 भरेगा और जीएसटीआर 1 के अंदर आईएसडी वाला जीएसटी नंबर डालेगा। तो आईएसडी वाले के 6A में वो ऑटो पॉपुलेट होगा कि भैया आपको इतना क्रेडिट मिला है जो आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक 6A फॉर्म की बात कर रहा हूं जिसमें डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है कि किन किन लोगों से आईएसडी ने सर्विस ली है जो उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किन किन लोगों ने आईएसडी को बिलिंग करी है। इस बात का प्रूफ 6A होता है, और 6A में ही ये क्रेडिट जो आपको इस तरह की आएगी, किसी और स्टेट का जो क्रेडिट आएगा वो इनएलिजिबल शो करेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते आप आगे उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो आपकी स्टेट का टैक्स नहीं है, किसी और स्टेट का टैक्स आप डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो?
यस सर, इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है जिसे हमने बोला था आईएसडी का स्पेशल केस। आप चाहें आराम से शिद्दत से इसे पूरा का पूरा रीड कर सकते हो बेटा। यही लिखा है दोस्तों, यही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा एक लाइन भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगी। सर वो सेंट्रल टैक्स, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो एसजीएसटी वाला कंपोनेंट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सीजीएसटी वाला कंपोनेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसे आप अवेल भी कर सकते हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, सी और एस में एस क्योंकि दूसरे स्टेट का है, में से डिस्ट्रीब्यूट तो क्या मैं इसे ले भी नहीं सकता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने फॉर्म के अंदर, जीएसटी आर6 के अंदर, लेकिन ना जो सी है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वही लास्ट लाइन ये लिखिए, देख सकते हैं आप सब कि क्रेडिट जो है एसजीएसटी का ऑफ एनी स्टेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एसटी। वो हाँ ठीक है, वो अगर वेस्ट बंगाल ने एसजीएसटी लगाया हो, चाहे राजस्थान ने एसजीएसटी लगाया, चाहे दिल्ली ने एसजीएसटी लगाया, क्योंकि हर स्टेट का एसजीएसटी एक ही है, तो इसलिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। वी आर डन विद दिस।